हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। इसके पहले कि हम स्टार्ट करें हमारे कंटेंट को, मैं थोड़ा सा एक्सपोजर आपको गेट एकेडमी के जो कोर्सेस अवेलेबल है गेट, पीजीजी, सीआरटी के और उसके अलावा पब्लिकेशन बुक के, उन सारी चीज़ों का थोड़ा सा आइडिया दे दूं ताकि जो भी स्टूडेंट इसको ऑप्ट करना चाहे उसको कहाँ से ऑप्ट करना है, कहाँ से उसको डील करना है, कहाँ से पूरा हाइलाइट्स इसके मिल पाएंगे, वो सारी बातें मैं आपको बता देता हूँ। तो हमारे पास कोर्स जो अवेलेबल है गेट 23-24 एस्पिरेंट्स के लिए ECEE जिस पर्टिकुलर ब्रांचेस को मैं डील करता हूं। सबसे पहला है कि हमारे पास लाइव क्लासरूम प्रोग्राम है। लाइव क्लासरूम प्रोग्राम मतलब आप फैकल्टी से घर बैठे मोबाइल के थ्रू लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव उनके टीचिंग को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये बहुत ही गजब का कोर्स है। इसमें आपको ऑनलाइन क्लासरूम मिलेगा, ठीक है, और फीलिंग जो है वो ऑफलाइन की ही रहेगी। रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल होंगे। कई लोग ये सोचते हैं कि लाइव मिलेगा तो रिकॉर्डेड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रिकॉर्डेड भी मिलेगा। आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। डाउट्स पूछने के लिए ऐप या फिर आप यूज करते हैं चैट बॉक्स का, जो कि लाइव क्लासरूम प्रोग्राम का एक एडवांटेज है कि जब फैकल्टी डील कर रहा है आप चैट बॉक्स में अपने डाउट्स पूछ के फैकल्टी के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा फैकल्टी आपको अपने टेलीग्राम का लिंक भी देता है जहां पे आप फैकल्टी के साथ डायरेक्टली डाउट भी पूछ सकते हैं। ऑल रीडिंग कंटेंट जो अवेलेबल रहेंगे वो पीडीएफ के फॉर्म में या प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल रहेगा, बेस्ड ऑन कि आपने प्रिंटेड फॉर्म के कोर्स को ऑप्ट किया है या फिर पीडीएफ के फॉर्म के कोर्स को ऑप्ट किया है। एसेंशियल, बेसिक और जीनियस जिसका नाम होता है, ठीक है। अवेलेबल ओनली ऑन एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म, ये अवेलेबल है एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म में। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको इसके लिए ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि गेट एकेडमी लाइव क्लासरूम ऐप के नाम से आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा। तो ये बेसिक हाईलाइट है आपके पास लाइव क्लासरूम प्रोग्राम का। उसके अलावा हमारा जो बेस्ट सेलिंग कोर्स है वो पेन ड्राइव कोर्स है। पेन ड्राइव कोर्स मतलब आपको पेन ड्राइव जो है वो आपके घर के एड्रेस पे सेंड कर दिया जाएगा गेट एकेडमी की तरफ से। ये रिकॉर्डेड कोर्स है, जो कि एक ऑनलाइन कोर्स है जो आप घर में बैठ के एक्सेस कर सकते हो। पेन ड्राइव में सारे कोर्सेज प्री अपलोडेड होते हैं। इसको आप एक्सेस करने के लिए एक बार आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद आपको आपकी वैलिडिटी एक्सपायर होने तक कोई भी इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें भी जो आपको कोर्सेस मिलेंगे उसके प्रिंटेड बुक्स और पीडीएफ मिल जाएंगे, डिपेंड्स अपन आप किसको ऑप्ट करते हैं। तो ये सारे हाइलाइट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि जी ड्राइव कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। जी ड्राइव का मीन्स है गूगल ड्राइव, जिसमें हम अपने पूरे कोर्सेज को जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल होता है उसको अपलोड कर देते हैं, जिसको आप घर बैठे जी ड्राइव के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। जिस समय तक आप कोर्सेज डाउनलोड कर रहे हैं तब तक आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। एक बार कोर्स डाउनलोड हो गया तो आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्सेस के लिए कुछ मिनट्स के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ सकती है। जब तक वैलिडिटी एक्सपायर नहीं हो जाता, आपने पूरे कोर्सेज को डाउनलोड करके रखा हुआ है तो आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी एक ऑनलाइन है कोर्स, और इसमें भी आपको सारे कंटेंट्स जो है वो आपको आपके जी ड्राइव फॉर्म में अपलोड करके आपके घर भेज दिया जाता है। तो घर भेज दिया जाता है इसका मतलब है कि प्रिंटेड फॉर्म अगर आपने ऑप्ट किया है तो आपके पास वो प्रिंटेड फॉर्म के जितने भी बुक्स है वो सारे भेज दिए जाते हैं। बाकी तो ऑनलाइन इंटरेक्शन जी ड्राइव का हो जाता है, ठीक है। तो ये जी ड्राइव कोर्स के बारे में हो गया। हम बात करें कि वीडियो ऑन डिमांड कोर्स, तो वीडियो ऑन डिमांड कोर्स जो है वो उसके लिए आपको एक ऐप की नीड पड़ेगी, जो कि गेट एकेडमी लर्निंग ऐप के नाम से आपके पास होना चाहिए, जो कि एंड्रॉयड मोबाइल में मिल जाएगा। गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इस कोर्स का ये खास बात ये है कि यहाँ पे आपको इंटरेक्शन करने के लिए इस ऐप के थ्रू आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं फैकल्टी से, जहां पे आपको हमारे फैकल्टीज और सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो है वो आपके डाउट्स कंटिन्यूसली क्लियर करते रहते हैं। तो वीओडी ये बहुत ही बढ़िया ऐप है, जैसे नेटफ्लिक्स होता है या फिर अमेजन प्राइम होता है उसी की तरीके का है, जिसमें सारे रिकॉर्डेड कोर्सेज प्री अपलोडेड रहते हैं और आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी कोर्स को देखने के लिए, ठीक। तो इसके आगे बढ़े तो हमारे पास जो कोर्स अवेलेबल है वो टैबलेट कोर्स अवेलेबल है। टैबलेट कोर्स की खास बात ये है कि इसमें आपको सैमसंग का गैलेक्सी टैबलेट प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसमें सारे कोर्सेस और जितने भी गेट एकेडमी के ऐप्स है सारे प्री अपलोडेड रहते हैं। कोर्स कंटेंट भी प्री अपलोडेड रहता है, ठीक है। तो टैबलेट कोर्स विल बी डिलीवर्ड थ्रू सैमसंग गैलेक्सी टैब ए। वाईफाई और सेल्यूलर इसमें अवेलेबल है। ऑल गेट एकेडमी ऐप्स जो है प्री अपलोडेड रहता है। डेडिकेटेड डिस्कशन एंड डाउट पोर्टल मैनेज बाय वही गेट एकेडमी लर्निंग ऐप, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। डाउट पोर्टल वहीं से होता है। द कोर्स कंटेंट विल बी एग्जैक्टली सेम एज वीओडी कोर्स, बट यू डू नॉट
नीड इंटरनेट कनेक्शन, जैसे मैंने वीओडी में बोला कि आपको इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी, यहां पे मैं हाईलाइट कर देता हूं कि आपको यहां पे इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये खास बातें हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टैबलेट कोर्स। टैबलेट कोर्स का मतलब है सैमसंग गैलेक्सी टैब ए जो आपको सेंड किया जाता है, उसकी वजह से इसका नाम टैबलेट कोर्स है। ठीक है, और अगर मैं बताऊं कि गेट के जो कोर्सेस है वो बेसिकली 3 फॉर्म में अवेलेबल है, जो आपको www.gateacademy.co.in में मिलेगा। कौन कौन से कोर्स? पीडी, जीडी, वीओडी, टैबलेट और लाइव क्लासरूम प्रोग्राम, ये 3 वेराइटीज में अवेलेबल है, बेसिक, एसेंशियल और जीनियस। अगर हम बात करें कि वीडियो लेक्चर सभी में दिया जाएगा, बेसिक ले, एसेंशियल ले, जीनियस ले, वीओडी टैबलेट कोर्स या फिर आप जीडी ले या फिर पीडी ले या फिर लाइव ले। यहां पे देखिए पीडी, जीडी, वीओडी, टैबलेट या फिर लाइव, तो आप ऑप्ट कर सकते हैं बेसिक, एसेंशियल, जीनियस 3 फॉर्म में। ठीक है, वर्कबुक प्रिंटेड फॉर्म में आपको मिलेंगे सिर्फ एसेंशियल और जीनियस में, वर्कबुक पीडीएफ फॉर्म में तीनों में मिलेगा, प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन बुक्स आपको सिर्फ जीनियस में मिलेगा। बैग जो है वो आपको गेट एकेडमी का बैग मिलेगा आपको एसेंशियल और जीनियस में। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है वो आपको एसेंशियल, जीनियस में मिलेगा। एक्सेस टू डाउट पोर्टल्स आपको तीनों में मिलेंगे, और ऐसे स्पेशल लाइव ऑनलाइन सेशंस जो है वो आपको तीनों में मिलेंगे। तो ये हो गया टोटली गेट के कोर्सेस। बुक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारे कुछ और कोर्सेज भी है जो कि आप यहां पे देख सकते हैं। कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें टेक्निकल के साथ साथ आपको सॉफ्ट स्किल्स भी सिखाया जाता है। ठीक है, ये हमारे कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट के लोग करते हैं, वहां के फैकल्टी एक्सपर्ट करते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईएन स्टूडेंट्स भी ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग में आपको कोर सब्जेक्ट नहीं पूछा जाता। बेसिकली आपको सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, सी प्लस प्लस, एसटीएल, पाइथन, 200 प्लस कोडिंग प्रॉब्लम्स, बेसिक ऑफ ओएस, डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्क पूछा जाता है। एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग जो आपको इन जनरल 100 प्लस आवर्स की क्लासेस मिलेंगी, जो कि मेन रिटर्न एग्जाम्स में पूछा जाता है जब आप गूगल, विप्रो, टीसीएस का एग्जाम्स देंगे, है ना, ऑनलाइन में। पीडी सेशंस मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेशन, जो कि आपकी ली जाएगी इस कोर्स के अंदर। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपको सॉफ्ट स्किल, इंग्लिश कम्युनिकेशंस, हाउ टू मैनेज एटिकेट्स, ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी, और पर्सनल इंटरव्यू गाइडेंस भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक और कोर्स है जो कि पोस्ट गेट गाइडेंस का है, जिसमें आपको गेट क्रैक करने के बाद आपके डिफरेंट स्कोर्स में कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स आपको मिल सकते हैं, आईआईटीज, आईआईएससी और पीएसयू में, जिसमें भी आपको ऑप्ट करना है। ऑप्टिमम यूज कैसे करना है अपने गेट स्कोर का, ताकि आपको कुछ ना कुछ ऑप्शंस मिल जाए। इंटरव्यू गाइडेंस जो डिफरेंट पीएसयूज लेते हैं, जिसमें आपको जीडी, जीटी, पीआई ये सभी होता है, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क और पर्सनल इंटरव्यू, उसके लिए हम गाइडेंस करते हैं। सीवी के लिए हम गाइडेंस करते हैं। एक्सक्लूसिव गाइडेंस फॉर एडमिशन इन आईआईटीज, एक्सक्लूसिव गाइडेंस फॉर रिक्रूटमेंट इन एनी पीएसयू अक्रॉस इंडिया। इंटरव्यू गाइडेंस, गाइडेंस रिलेटेड टू सीसीएमटी, मतलब एनआईटी में एडमिशन के लिए, जैसे सीओएपी आईआईटीज में एडमिशन के लिए, वैसे सीसीएमटी एनआईटी में एडमिशन के लिए। एलुमनाई कनेक्ट मतलब हम आपके उन स्टूडेंट से, हमारे एलुमनाई से इंटरेक्ट करवाएंगे जो ऑलरेडी प्लेस्ड है पीएसयू में या फिर किसी आईआईटी से अपना कोर्स पढ़ाई कर रहे हैं। तो उनसे इंटरेक्ट करने से आपको यह पता चलेगा कि रियलिटी एंड फैक्ट्स क्या है, आईआईटीज की बात करें, एनआईटीज की बात करें या फिर पीएसयू के बारे में बात करें। गाइडेंस रिलेटेड टू आपका सीवी कैसे फॉर्म आपको बनाना है, वो सारी चीजें हम आपको बताते हैं। अब हम आ जाते हैं गेट एकेडमी पब्लिकेशंस में आपको कौन कौन से बुक्स मिल सकते हैं। बहुत ही उम्दा बुक्स है, इंडिया द्वारा मैक्सिमम लोगों द्वारा पसंदीदा ये बुक्स है। तो जितने भी ब्रांचेस है सभी के लिए कॉमन 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड, ये दोनों के बुक्स अवेलेबल है। इस बुक्स में पीवाईक्यू पूरा कवर्ड है, किसी क्वेश्चंस को डिफरेंट मेथड से सॉल्व कैसे कर सकते हैं वो प्रोवाइडेड है, और उसके अलावा क्यूआर कोड प्रोवाइडेड है, जिसको स्कैन करके आप यूट्यूब चैनल में ये देख सकते हैं कि उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कोई फैकल्टी कैसे सॉल्व करता है। ठीक है, तो ये आपके पास अवेलेबल है मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड के। आगे हम बात करें तो यहां पे हमारे पास कॉमन टॉपिक्स जो कि ECEE-IN में होते हैं, टॉपिक का मतलब है सब्जेक्ट, जैसे कंट्रोल सिस्टम, नेटवर्क, डिजिटल, ये सारे सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं, तो उनके लिए अलग अलग बुक फ्रेम किया गया है। तो आपको इन सभी बुक्स में पीवाईक्यू मिल जाएगा, डिफरेंट मेथड ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएंगे, और उसके साथ साथ क्यूआर कोड मिल जाएगा। इसके अलावा हम बात करें कोर सब्जेक्ट्स जो कि ईसी के लिए होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, कम्युनिकेशन और ईएमटी, उसके लिए अलग बुक है।
अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल की बात करें तो मशीन पीएसए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अलग बुक है। हम लोग आईएन के लिए बात करें तो मेजरमेंट हो गया, ट्रांसड्यूसर्स हो गया, उसके लिए ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए अलग से बुक अवेलेबल है। ठीक है, तो ये आपके कोर सब्जेक्ट्स के लिए है। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए हमारे पास 2 वॉल्यूम अवेलेबल है एक्सक्लूसिव इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए। ठीक है, जिसमें आपको टॉपिक्स वाइज इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स मिल जाएंगे, थ्योरी मिल जाएगा, क्वेश्चंस पीवाईक्यू मिल जाएंगे, प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिल जाएंगे। मतलब ये कंप्लीट आपको इलेक्ट्रिकल मशीन की तैयारी के लिए जो टेक्स्ट की जरूरत है वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए। और अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की बात करें तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और कम्युनिकेशन जो इनके कोर सब्जेक्ट्स है उसके लिए बुक मिल जाएंगे, जिसमें आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम, पीवाईक्यू, ईएससी के क्वेश्चंस और जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है और थ्योरीज है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने कंटेंट की ओर जो आज के लेक्चर्स में आपको देखने को मिलेगा। तो एक पी टाइप के सेमीकंडक्टर की भी वही कहानी है कि सबसे पहले आपको एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लेना पड़ेगा और उसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आप डोपिंग करेंगे एक्सेप्टर एटम्स का, जो पहले किए थे वैसे ही सेम। तो मैंने यहां पे एक ले लिया एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमारे पास सिलिकॉन के एटम्स है। तो यहां पे मैंने सिलिकॉन के एटम्स ले लिए 1 2 और ये 3 समझ लीजिए, और यहां पे भी 1 2 और ये 3 है। सभी के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। तो मैंने यहां पे इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स है, सॉरी। तो यहां पे मैंने 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके बना दिए, यहां पे मैंने 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके बना दिए, यहां पे मैंने 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके बना दिए और यहां पे मैंने 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके भी बना दिए, यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके भी बना दिए। ध्यान से सुनते रहेंगे, है ना। तो ये सभी सिलिकॉन एटम्स जो है वो अपने नेबर एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना दिए। तो अब थोड़ा जल्दी चलेंगे। ये जो है ये कोवलेंट बॉन्ड बना दिया, ये भी बना दिया, ये भी बना दिया, ये भी बना दिया, ये भी बना दिया। सभी सिलिकॉन एटम्स जो है वो अपने नेबर एटम्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड्स बना दिए। ये बना दिए, बना दिए, बना दिए, बना दिए। ठीक है, बन गया, समझ लो। अब ये तो है 0 केल्विन में, ध्यान से देखते रहेंगे। ये जो है ये 0 केल्विन में है और ये एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। ये क्या है? ये एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को मुझे हटाना है यहां से और इसकी जगह इसको एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनाना है। तो पी टाइप के सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हम यहां पे कुछ एक्सेप्टर एटम्स को सेलेक्ट करते हैं। इसका नाम एक्सेप्टर एटम्स क्यों है? क्योंकि यहां पे कुछ कमी है जिसको वो एक्सेप्ट करेगा। तो ये एक्सेप्टर एटम्स है या फिर आप इसको ट्राईवैलेंट एटम्स के नाम से जानते हैं। ट्राईवैलेंट एटम्स ये कौन से होते हैं? ये थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, ये थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं। तो इसको आप थर्ड ग्रुप एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। और मान लीजिए ये एलिमेंट्स जो है एलिमेंट्स है और मान लीजिए ये एलिमेंट्स जो आप थर्ड ग्रुप के यहां पे यूज करने वाले हैं, ठीक है, वो आपका एल्यूमिनियम एटम है। कौन सा है सर? वो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना सर? 13। सर 13 को अरेंज करिए तो यहां पे लिख दिया 1s2, देन 2s2, देन 2p6, देन 3s2, देन 3p1। तो ये हो गया 13। इसके अगर आउटर मोस्ट शेल में हम लोग देखें तो 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन्स है इसलिए इसको क्या बोला जाता है? इसको ट्राईवैलेंट एटम्स बोला जाता है। अच्छा, अगर इसको ट्राईवैलेंट एटम्स बना देता है तो इसको जब हम लोग बना के देखेंगे तो वो कैसा बनेगा? तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको बना के देखा जाए। तो ये ग्रीन कलर का है मान लीजिए और ये मैंने एक बना दिया ऐसा गोल सा और इसके आउटर मोस्ट शेल में मैंने 3 इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस कर दिया और ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है ये मान लीजिए रेड कलर का है। एक ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है ये मान लीजिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और चौथे में कोई इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है।
लेकिन ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के हैं। तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में चौथा इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं। तो जब मैंने इसको डोपिंग करने का सोचा तो इसको यहां से उठाया और इसके अंदर प्लेस कर दिया। ठीक है, इसको यहां से उठाया और इसके अंदर प्लेस कर दिया। तो इसका मतलब है यहां से सिलिकॉन एटम रिप्लेस हुआ फिर से, और ये जो एटम है ये आ गया। तो इस एटम को मैंने ध्यान से देखा तो भाई इसके पास था 3 ही इलेक्ट्रॉन्स था, चौथा इलेक्ट्रॉन्स इसके पास था ही नहीं। तो यहां पे आप मान लीजिए कि ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसको यहां से हटाते हैं। ठीक है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर चला जाएगा। तो इसने भी कोवलेंट बॉन्ड बनाया, लेकिन ये कोवलेंट बॉन्ड जो है वो 3 ही इलेक्ट्रॉन से बन पाया। चौथा इसके पास इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं था, यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं था। देखिए इसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है, चौथा इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। अगर चौथा इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डेफिनेटली यहां पे एक वैकेंसी है। चौथा इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डेफिनेटली यहां पे एक वैकेंसी है। अगर ये वैकेंसी है तो इस वैकेंसी को हम क्या बोलेंगे? दिस इज द होल। इसका मतलब है 0 केल्विन में, इसका मतलब है कि 0 केल्विन में यहां पे एक होल है, मतलब एक पी है। इसका मतलब है जब इसकी कंडक्टिविटी को फाइंड आउट करेंगे तो ये पी क्यू म्यू पी से मान लीजिए फाइंड आउट होता है, तो ये एक नॉन जीरो वैल्यू है। इसका मतलब है 0 केल्विन में आपका पी टाइप का सेमीकंडक्टर एक कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, ये कंडक्ट करेगा। तो सर ये तो एन टाइप के सेमीकंडक्टर में नहीं था, लेकिन पी टाइप के सेमीकंडक्टर में 0 केल्विन में कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। ये बात बिल्कुल गलत है। जैसे वहां पे 0 केल्विन में आपको जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिख रहा था वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं था, वैसे यहां पे 0 केल्विन में जो आपको होल्स दिख रहा है वो एक्चुअली में होल्स नहीं था। ठीक है, तो अगर मैं आपको पिछले वाली कहानी में ले जाऊं तो आप इसको भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोले थे। कौन से इलेक्ट्रॉन्स को? ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन मैंने आपको बताया कि भाई ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। वैसे ही डियर, विदाउट एनी फियर, आप यहां पे बिल्कुल बोल सकते हैं कि सर ये जो वैकेंसी है ये एक्चुअली होल नहीं है। एक्चुअली होल्स तो उस समय आते हैं जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो जाते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स अपने पोजीशन से चले जाते हैं। एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सर आपने लिखा है एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कोवलेंट बॉन्ड इज होल। सर एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो तभी होगा जब होल प्रेजेंट हो। सर इसको थोड़ा ध्यान से समझाइए। तो देखो मेरे क्लास में मान लो 30 बच्चे पढ़ते हैं। मैंने एक अपना रोल लिस्ट बनाया, उसमें 30 बच्चों का नाम लिखा और डेली उसका अटेंडेंस लेता हूं। जिस दिन जो एब्सेंट होता है वहां पे एब्सेंट मार्क कर देता हूं। सर स्कूल में भी ऐसे ही होता था। मैंने एक दिन अटेंडेंस लिया, रोल नंबर 1 से 30 तक बोला, जो एब्सेंट था वहां एब्सेंट लिखा, और फिर मैंने जानबूझ के रोल नंबर 31 बोला। तो सब मेरी तरफ देखने लगे, बोले कि सर 31 तो कोई है ही नहीं। मैं बोलने लगा 31 एब्सेंट, आप मेरे ऊपर हंस दिए। अरे सर पागल हो गए, सर 31 कोई था ही नहीं, तो एब्सेंट कहां से हुआ? मैंने बोला हो गया भाई मेरा मन। सर आपके मन की बात यहां पे नहीं करना है, ओरिजिनल बोलिए। 31वां स्टूडेंट क्या आपकी क्लास में था? मैंने बोला नहीं था। तो सर वो एब्सेंट कैसे हुआ? उसी प्रकार ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन एब्सेंट कहां से हुआ? सर नहीं हुआ। तो सर ये कोवलेंट बॉन्ड बनेगा क्या? क्या नहीं? कोवलेंट बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, यहां कोवलेंट बॉन्ड भी नहीं बनेगा। तो सर ये वाला इलेक्ट्रॉन्स कहां है? सर ये तो इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है।
ठीक है, 0 केल्विन का ये हालत है। तो 0 केल्विन में ना तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है ना तो कोई होल है। ये अजीब सा डायग्राम है जो आपको अभी तक देखने को नहीं मिला था, लेकिन अब देख लीजिए कि ये ऐसा ही है। यहां पे इसके पास इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, इसके पास इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नहीं है कोई इलेक्ट्रॉन, और कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। हम ये भी नहीं बोल सकते कि कोवेलेंट बॉन्ड में एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन था ही नहीं, क्लास में 31वां बच्चा था ही नहीं, तो एब्सेंट कहां से हुआ? सर सब कुछ सही है। तो इसका मतलब है कि इस जगह पे एक एनर्जी स्टेट जो है, इस जगह पे एक एनर्जी स्टेट तो है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स आके रह सकता है, लेकिन उस एनर्जी स्टेट का नाम हम लोग होल नहीं रख सकते, क्योंकि होल्स आर नथिंग बट द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कोवेलेंट बॉन्ड। जब तक कोवेलेंट बॉन्ड में एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा उसका हम लोग नाम होल नहीं रखेंगे, क्योंकि होल्स का नाम ही इसलिए होल्स रखा गया था क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन जाने के बाद ही कंडक्शन चालू हुआ था, इसलिए उसका नाम हम लोगों ने होल्स रख दिया था, क्रेडिट दे दिया था उसको। आप अगर बेस में जाएंगे, मेरी बातों को शुरू से ध्यान से समझ रहे हैं तो होल्स को हम लोगों ने होल्स नाम इसलिए दिया था क्योंकि वैलेंस बैंड में सारे एनर्जी स्टेट्स फील्ड थे, एक भी एनर्जी स्टेट्स वेकेंट नहीं था, तो इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड में मूव करने का जगह नहीं मिल रहा था। तो हम लोगों ने बोला कि जब तक यहां पे वैकेंसी क्रिएट नहीं होगी होल्स नहीं बन सकते। तो इसका मतलब है ये ना कोवेलेंट बॉन्ड है, ना यहां पे एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ना ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ना यहां पे एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अब फिर से स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो गया, तो एनर्जी बैंड डायग्राम भी चेंज हो जाएगा। बहुत कम लोगों को ये सब बातें क्लियर हो पाती है। अगर आपको क्लियर नहीं है तो वीडियो को फिर से देखिएगा और पूरे बेसिक से देखिएगा, जो मैंने शुरू से बताया है कि होल्स का डेफिनेशन क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, सब देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो एक्चुअली में ये बात बिल्कुल गलत है कि 0 केल्विन में यहां पे कोई होल है, ये सरासर भ्रम है, ये गलत है। तो सर होल्स कहां से आएगा? जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो जाते हैं ना, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 10। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे कितना सर? 300 केल्विन करेंगे तो क्या होगा सर? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे, रैंडमली वो घूमते रहेंगे, तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन टपक के यहां पे आ जाता है। तो ये दोनों जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, टपक के आ जाता है, तो यहां पे बन जाता है क्या? कोवेलेंट बॉन्ड ऐसा। और ये जो इलेक्ट्रॉन टपक के आ गया, इसके बदले यहां पे तो कोवेलेंट बॉन्ड था, यहां पे एक होल क्रिएट हो जाता है। इसका मतलब है टेम्परेचर जब 300 केल्विन होता है तब जाके होल क्रिएट होता है। ऐसा नहीं कि ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, यहां पे कुछ काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स और भी क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, मेरी बात को समझना ध्यान से, यहां पे काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स और भी क्रिएट हो जाते हैं, ऐसे होल्स भी क्रिएट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी क्रिएट होते हैं। तो ये सब कब होता है? 300 केल्विन में। तो मैं यहां पे बोलना चाहता हूं, क्या बोलना चाहता हूं ये कि अगर आप 0 केल्विन में बात करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं होता, होल्स भी नहीं होता, दोनों की वैल्यू 0 होती है और कंडक्टिविटी की वैल्यू 0 होती है। तो ये क्या होता है? ये होता है आपके पास इंसुलेटर। ये क्या होता है? ये इंसुलेटर होता है। ठीक है, लेकिन जब आप इसकी वैल्यू को 300 केल्विन करेंगे तो 300 केल्विन में यहां पे आपके पास n की वैल्यू और p की वैल्यू दोनों नॉन जीरो हो जाती है, कंडक्टिविटी नॉन जीरो हो जाती है और इसका बिहेवियर जो है वो कंडक्टर की तरह हो जाता है। फिर से वही कहानी, लेकिन यहां पे खास बात यह कि p का कंसंट्रेशन जो है वो n के कंसंट्रेशन से ज्यादा होता है। इसका मतलब है होल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगा। अब इसकी बात मुझे समझनी पड़ेगी कि कैसे होल्स का कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन्स के कंसंट्रेशन से ज्यादा होगा। तो इसी बात को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने ही ऑर्बिट में घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन भी इधर पे आ सकता है। यस, अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर पे आ गया, मतलब एक कोवेलेंट बॉन्ड से दूसरे कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया, तो सर इसमें भी तो होल्स क्रिएट हो सकता है। हां, इससे भी तो होल्स क्रिएट हो सकता है। तो सर अगर एक इलेक्ट्रॉन इसी के बाजू वाले कोवेलेंट बॉन्ड का अगर इधर पे आ गया तो इससे भी होल्स क्रिएट हो सकता है, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड से इसको बाहर आने के लिए
थोड़ी तो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। यस बेटा, थोड़ी तो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री है वो भी यहां पे आ सकता है, लेकिन लेकिन कोई इलेक्ट्रॉन एक कोवेलेंट बॉन्ड से इस एनर्जी स्टेट पे भी आ सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड से कोवेलेंट बॉन्ड में ट्रांसफर। इसका डायग्राम भी हम लोगों ने देखा है। तो सर कोई इलेक्ट्रॉन किसी और कोवेलेंट बॉन्ड से अगर यहां पे आ जाता है तो उस केस में उसको एनर्जी तो कम लगेगी ना। यस, इसी बात को हम लोग एनर्जी बैंड डायग्राम में ड्रॉ करते हैं। ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड से कोवेलेंट बॉन्ड में आ गया। थोड़ा सा समय लेंगे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। ये मैंने ड्रॉ किया 2 लाइन। ठीक है, एक तरीका ये है कि कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन जो है इंटरएटॉमिक स्पेस का उस फ्री स्पेस पे आ जाए। दूसरा तरीका यह है कि कोवेलेंट बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बॉन्ड में आ जाए। ठीक है, जो एक्चुअली में एनर्जी स्टेट था। तो यहां पे मैंने लिखा कि ये एनर्जी है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये एक्स इन सेंटीमीटर। और मैंने यहां पे 2 लाइन खींच दिया, एक है आपके पास वैलेंस बैंड का और एक है आपके पास कंडक्शन बैंड का। और ये सिलिकॉन से बना हुआ है तो इन दोनों के बीच में जो गैप है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है लगभग। ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है लगभग। और ये जो पोजीशन है ये ईवी है और ये जो पोजीशन है ये ईसी है। यहां पे हमारे पास काफी सारे एनर्जी स्टेट्स है, काफी सारे एनर्जी स्टेट्स है। और ये जो एनर्जी स्टेट्स है 0 केल्विन में, ये सारी एनर्जी स्टेट जो है वो फील्ड है, क्योंकि ये सभी कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर है। तो ये सारी एनर्जी स्टेट जो है वो इलेक्ट्रॉन से फील्ड है ना। ये सारी एनर्जी स्टेट जो है वो इलेक्ट्रॉन से फील्ड है। यहां भी इलेक्ट्रॉन, यहां भी इलेक्ट्रॉन, यहां भी इलेक्ट्रॉन, यहां भी इलेक्ट्रॉन, यहां भी इलेक्ट्रॉन। और आपके पास कंडक्शन बैंड में 0 केल्विन की बात कर रहा हूं। सर किस केल्विन की बात कर रहे हैं? मैं भाई साहब आपको बिल्कुल टेंशन नहीं देना चाहता हूं। मैं यहां पे 300 केल्विन की नहीं, 0 केल्विन की बात कर रहा हूं। तो 0 केल्विन में कंडक्शन बैंड में भी काफी सारे एनर्जी स्टेट्स है। यस है ना बेटा, कंडक्शन बैंड में भी काफी सारे एनर्जी स्टेट्स, लेकिन एक वैकेंसी भी है। एक एटम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट पे एक वैकेंसी भी है और दूसरे इलेक्ट्रॉन, दूसरे एटम जो उसके बाजू में है उसमें एक इलेक्ट्रॉन भी है। जैसे इस इलेक्ट्रॉन को वापस में इधर पे ले गया मान लो, तो यहां पे हमारे पास क्या है? यहां पे हमारे पास एक वैकेंसी भी है। ठीक है, और ये सभी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वैलेंस बैंड में है। तो मतलब ये जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी को आपको शो करना है। ये कहां पे है? सर आपने बोला कि ये कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर नहीं है। आपने बोला ना ये कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर नहीं है। हां भाई, ये तो कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर नहीं है ना, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर की वैकेंसी होती तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स होता, फिर वो चला जाता, तब जाके वैकेंसी होती। इसका मतलब है कि सर ये वैलेंस बैंड की वैकेंसी नहीं है। ये अगर कोवेलेंट बॉन्ड की वैकेंसी नहीं है तो ये वैलेंस बैंड की वैकेंसी नहीं है। तो ये वैकेंसी कहां पे है? ये वैकेंसी जो कि एक वैकेंसी है, ये यहां पे है। ये स्टेट कहां पे है? सर ये इससे जस्ट कम एनर्जी की दूरी पे है। मतलब क्या कि किसी इलेक्ट्रॉन को गोवा जाना है, उसके पहले वो बीच में इंटरमीडिएट एक जगह पे रह सकता है। मतलब इस इलेक्ट्रॉन को इस जगह में जाने के लिए कम एनर्जी लगनी चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे इस इलेक्ट्रॉन को, ये कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को यहां आने के लिए बहुत कम एनर्जी लगना चाहिए। ये वाले इलेक्ट्रॉन को ये यहां आ सकता है लेकिन बहुत कम एनर्जी पे, क्योंकि ये बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफॉर्मेशन है। उसी ऑर्बिट का ही इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो इस जगह पे क्या हो जाएगा? सर इस जगह पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। इसका मतलब है यहां वैकेंसी आ गया और यहां पे इलेक्ट्रॉन आ गया। सही बात है। अगर ऐसा होता है सर तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन यहां जा सकता है। ये एक वेकेंट स्टेट है। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां चला जाता है तो मैं ये बोलूंगा कि यहां पे एक वैकेंसी आ जाती है। इसको प्रैक्टिकली बताना बहुत कठिन है,
लेकिन आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप समझना इस बात को। और ये जो एनर्जी स्टेट जो मैंने यहां पे बनाया है, यही एक्चुअली एक्सेप्टर कहलाता है, क्योंकि ये इजिली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। तो इसका नाम होता है एक्सेप्टर एनर्जी स्टेट। तो अगर आपने एक एटम को ऐड किया है तो एक एक्सेप्टर एनर्जी स्टेट बनता है, और इस एक्सेप्टर एनर्जी स्टेट को हम EA से नाम से जानते हैं। तो एक एनर्जी स्टेट है जो वेकेंट है। फिर से आप बोलोगे कि सर फॉरबिडन एनर्जी गैप था, आप बना दिए। भाई फिर से आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर को चेंज किया तो एनर्जी बैंड डायग्राम भी तो चेंज होगा। जब सिलिकॉन था तो अलग था, आपने यहां पे एक्सेप्टर एटम को ऐड कर दिया तो अलग बन गया। तो ये जो है ये एक एनर्जी स्टेट है जो कि यहां पे था, और उसी एनर्जी स्टेट पे आपने एक इलेक्ट्रॉन को ले आया। ठीक है ना। तो इनडायरेक्टली मैं ये बोलना चाहता हूं कि हमारे पास एक एनर्जी स्टेट था जिसको हम लोगों ने एक्सेप्टर एनर्जी स्टेट नाम रखा था। उस एनर्जी स्टेट्स में वेकेंट थे, कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे। अब इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में तो नहीं है, अब वहां पे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो कहां से आएंगे? वैलेंस बैंड से ही आएंगे। डोनर पे नहीं, एक्सेप्टर है। डोनर एटम्स ही नहीं ऐड किए तो डोनर एनर्जी लेवल कहां से आया? दीपक कुमार सो रहे थे क्या अभी तक? ठीक है। तो एक एटम को ऐड करोगे, एक एटम जो कि थर्ड ग्रुप का है, अगर एक एटम को ऐड करोगे तो एक एनर्जी स्टेट आएगा। सर मैं 10 एटम को ऐड करूंगा तो कितने वेकेंट एनर्जी स्टेट आएंगे यहां पे? अगर आप 10 एटम को ऐड करोगे तो 10 वेकेंट एनर्जी स्टेट आएंगे। तो इसका मतलब है हर एक एटम अपना एक वेकेंट एनर्जी स्टेट्स इस लेवल पे देता है, ऐसा। और इसको हम एक्सेप्टर एनर्जी स्टेट्स बोलते हैं। और जैसे वहां पे डिफरेंस बहुत कम था, यहां पे भी इन दोनों का डिफरेंस मात्र 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जब अपनी जगह पर छोड़ के इस एक्सेप्टर एनर्जी स्टेट पे जाता है तो वो अपने पीछे एक वेकेंट लेवल छोड़ के जाता है वैलेंस बैंड में। उसी को हम लोग होल के नाम से जानते हैं, उसी को हम लोग होल्स के नाम से जानते हैं। ऐसा नहीं कि ये इलेक्ट्रॉन वापस से कंडक्शन बैंड नहीं जा सकते, कोई भी गोवा जा सकता है। ये इलेक्ट्रॉन वापस से कंडक्शन बैंड जा सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन वापस से कंडक्शन बैंड जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये नहीं जा सकते। तो कुल मिला के मैं ये बोलना चाहता हूं कि हम लोग अगर एक एक पॉइंट का एनालिसिस करें, ठीक है, एक एक पॉइंट का एनालिसिस करें, तो आपको यहां पे दिख रहा होगा कि सर मेरे को फ्री इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं मिला है, लेकिन मेरे को होल्स जरूर मिल गए। एक पी टाइप के सेमीकंडक्टर में मेरे को होल्स जरूर मिल गए हैं, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिला है। अब मैं इस टेम्परेचर को 300 केल्विन कर देता हूं। क्या कर देते हैं सर? मैं इस टेम्परेचर को मान लीजिए 300 केल्विन कर देता हूं। अगर मैं इस टेम्परेचर को 300 केल्विन कर देता हूं तो इसका मतलब है 300 केल्विन में हमारे पास एक इंट्रिंसिक में 1.5 इंटू 10⁻10 फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स तो मिल ही जाएंगे। इसका मतलब है कि मैं अगर 300 केल्विन की बात करूं तो होल्स का कंसंट्रेशन तो मेरे पास 1.5 इंटू 10⁻10 है ही। इसका मतलब है इस समय भी सारे एटम्स जो सिलिकॉन के हैं वो सारे आयनाइज नहीं हुए, जो पहले वाली स्टोरी थी, इतने तो है ही। प्लस कुछ और होल्स जो है वो इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन से आ गए हैं, है ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स नहीं आए हैं। मेरी बात समझ पा रहे? इलेक्ट्रॉन्स नहीं आए हैं लेकिन होल्स आ गए हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो है ये इधर चला गया, ये जो है ये इधर चला गया, ठीक है, ऐसा हो गया। इसका मतलब है कुछ होल्स तो इससे भी आ गए हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन्स इससे भी आ गए हैं। इसका मतलब है होल्स जो है वो 1 2 3 4 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 2 ही है। कुल मिला के मैं ये बोलना चाहता हूं कि होल्स जो है वो ज्यादा क्रिएट हुए हैं। कितने होल्स क्रिएट हुए हैं? जितने आपने डोनर एटम्स डोप किए हैं उतने होल्स क्रिएट हो जाएंगे। इसका मतलब है मान लीजिए मैं 10⁻16
सॉरी, जितने आप एक्सेप्टर एटम्स को मैंने डोप किया है तो उतने होल्स तो क्रिएट हो ही जाएंगे। ये हम किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं, उतने होल्स तो क्रिएट हो ही जाएंगे। अब मैं इन दोनों को ऐड करूं तो फिर से 10⁻16 ही आएगा। ये होल्स कहां से आए थे? ये होल्स इंट्रिंसिक से आए थे। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछ रहे, सर वो इलेक्ट्रॉन्स अपने कोवेलेंट बॉन्ड छोड़ के दूसरे कोवेलेंट बॉन्ड में क्यों जाएंगे? भाई इलेक्ट्रॉन्स ना कभी भी अपनी जगह पे नहीं रहता है, इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट पे मूव करता ही रहता है। क्यों जाएंगे वो किसी के कहने का मोहताज नहीं है ना। कोई भी इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी जा सकता है, ये इलेक्ट्रॉन्स किसी पे डिपेंड नहीं करते और अपने ही ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन्स को घूमने का पूरा अधिकार है। सर पृथ्वी को मैं रोक दिया, बोला सूरज के आसपास मत घूम, तो पृथ्वी बोला मैं तेरी बात सुनूंगा, मैं नहीं घूमूंगा। ऐसा होता है क्या? नहीं नहीं। इसी प्रकार इस इलेक्ट्रॉन को अपने ऑर्बिट पे घूमने से आप नहीं रोक सकते भाई। जैसे पृथ्वी को नहीं रोक सकते सूरज के आसपास घूमने से, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को। आप देखिए ये इधर चला गया, यहां पे एक होल क्रिएट हो गया। तो ऐसा क्यों जाएंगे वाला क्वेश्चन यहां पे नहीं आता। इलेक्ट्रॉन्स कहीं पे क्यों जाएंगे, ये अजीब क्वेश्चन है, पता नहीं आप लोग के दिमाग में ये कहां से आता है। ये तो मैं आपको एक एक दिखा रहा हूं। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन सट फटाफट कहीं कहीं भी जाते रहते हैं, उनकी एनर्जी पे डिपेंड है। अरे 1 करोड़ क्या 50 करोड़ इलेक्ट्रॉन्स है इधर पे, कौन कहां जा रहा है आपको पता ही नहीं चलेगा। वो तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि ऐसा एक एक करके होगा, ठीक है। एकदम कचरों की तरह इलेक्ट्रॉन्स है इधर पे, क्यों जाएंगे मतलब ये क्वेश्चन ही पैदा क्यों हुआ, क्यों जाएंगे? नहीं जाएंगे। आपसे पूछेंगे कि अमन मैं जा सकता हूं क्या उधर पे, क्या आप परमिशन देते हैं? नहीं जा सकता। एप्लीकेशन लिख, आई बेग टू से दैट आई वांट टू गो टू वेकेंट एनर्जी स्टेट, कैन अमन गिव मी परमिशन टू गो टू वेकेंट एनर्जी स्टेट? ऐसा उससे लेटर लिखवा लो, ठीक है, और उसके बाद उसको हम भेजेंगे। ऐसा एक चिट्ठी लिखवा लो। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया और इसके अकॉर्डिंग आप चीजों को कर लो। तो यहां पे भी वही कहानी है कि आपके पास वहां जैसे डोनर एनर्जी स्टेट होता है, यहां पे एक्सेप्टर एनर्जी स्टेट होता है। तो जब तक आप एनर्जी नहीं दोगे तब तक वो नहीं जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के मैं यहां पे एक पी टाइप सेमीकंडक्टर की कहानी पूछ रहा हूं। पीएचडी नहीं करना है क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को नहीं देख सकते। तो एक पी टाइप के सेमीकंडक्टर की कहानी यह है कि आप वहां पे एक्सेप्टर एटम्स को ऐड करते हो, एक्सेप्टर एटम्स को ऐड करते हो, और ये जो एक्सेप्टर एटम्स है इसको Na से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसके कंसंट्रेशन को हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये Na जो है ये होता है नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम्स, ये नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है, पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो जितने ज्यादा आप एक्सेप्टर एटम्स ऐड करोगे उतने ही एक्सेप्टर एनर्जी स्टेट्स भी क्रिएट होते हैं। मतलब एक एक्सेप्टर एटम्स जो है वो एक एक्सेप्टर एनर्जी स्टेट क्रिएट करता है। कारण क्या है? क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है सिलिकॉन्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। तो हम लोग इसको दिखाते भी वैसी है कि अगर हम लोग को एक्सेप्टर एटम्स को शो करना है तो हम उसको कैसे दिखाते हैं पता है? उसको एक आयन बनाते हैं जो कि नेगेटिव आयन है, उसके साथ यहां पे एक होल्स बनाते हैं। ये क्या है? ये होल्स है, ये नेगेटिव आयन है। ध्यान से मेरी बात सुनना अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो।
तो ये जो है ये एक नेगेटिव आयोन्स है, नेगेटिव आयोन है। आयोन कब बनता है? जब एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है या फिर डोनेट कर लेता है, इसलिए मैंने आयोनाइजेशन को आपको अच्छे से समझाया था। तो ये क्या है? ये एक होल है। ये क्या है? ये एक वैकेंसी है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, मान लीजिए ये एटम जो है, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या है? ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है वो एक्सेप्टर एटम का है। इसको हम किस नाम से जानते हैं? ये एक्चुअली एक एक्सेप्टर एटम है, एक्सेप्टर एटम है। तो इसमें आयोन्स भी है, इसमें होल्स भी है। तो अगर आप इस जगह पे एक होल को अगर इलेक्ट्रॉन से भर देंगे, ठीक है, तो ये गायब हो गया, ये होल गायब हो गया। और इस केस में आपके पास क्या बच जाएगा? सिर्फ और सिर्फ एक आयोन, क्योंकि थर्ड ग्रुप का एटम जो है वो इजिली एक्सेप्ट करने को रेडी रहता है एक इलेक्ट्रॉन को, इसलिए उसको एक्सेप्टर एटम के नाम से जाना जाता है। तो अगर इस पोजीशन पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ आयोन रह जाता है, क्योंकि उसने एक्सेप्ट कर लिया एक इलेक्ट्रॉन, उसमें नेगेटिव चार्ज जो है वो बढ़ गया और वो जो है वो एक नेगेटिव आयोन बन के तैयार हो जाता है। तो ये नोटेशन है। ये क्या है? ये एक नोटेशन है या फिर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि आप एक्सेप्टर एटम्स को ऐसे शो करेंगे। उसी प्रकार अगर आप डोनर एटम्स को शो कर रहे हैं तो डोनर एटम्स को कैसे शो करेंगे? सर, डोनर एटम्स को हम एक सर्कल से शो करेंगे जो कि पॉजिटिव होगा, ये आयोन होगा, और उसके साथ एक एसोसिएटेड एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये जो है ये एक इलेक्ट्रॉन है। ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है इसमें एक पॉजिटिव आयोन है और एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पे आप देखेंगे कि ये एक पॉजिटिव आयोन है, ये एक पॉजिटिव आयोन है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन को देने को तैयार रहता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, ये अपने इलेक्ट्रॉन को दान कर दिया, तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आयोन बच जाता है। इसलिए जब इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन है। तो ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है जो मैंने यहां पे ड्रॉ किया है, यहां पे ड्रॉ किया है, ये एक डोनर एटम को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये डोनर। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ये डोनर एटम है। तो डोनर एटम, एक इलेक्ट्रॉन उसके पास एक्स्ट्रा होता है, उसी इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं और ये इजिली डोनेट हो जाता है। एक्सेप्टर एटम में एक वैकेंसी उसके पास होती है, इसमें वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है और ये नेगेटिव आयन बन जाता है। ये पॉजिटिव बनता है, ये नेगेटिव बनता है, ठीक है। तो दोनों का रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है, दोनों का रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है। ठीक है, तो एक पी टाइप की कहानी भी बता दिया, एक एन टाइप की कहानी भी बता दिया। और अगर आप पी टाइप के बारे में बात कर रहे हैं तो पी टाइप के सेमीकंडक्टर को जब आप बनाते हैं तो आप एक्सेप्टर एटम को डोप करते हैं। एक्सेप्टर एटम को डोप करते हैं किस में? एक सिलिकॉन के एटम में, सिलिकॉन के एटम में। तो ये जो सिलिकॉन एटम है ये कैसा है सर? ये न्यूट्रल है। और ये कैसा है सर? ये भी न्यूट्रल है। दोनों एटम है ना, दोनों न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल प्लस न्यूट्रल, तो एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर कैसा होता है सर? ये न्यूट्रल होता है सर, ये न्यूट्रल होता है, ठीक है। और आगे बात करें कि अगर हम लोग एक पी टाइप के सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर्स की बात करें तो यहां पे हमारे पास जो मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे, मेजॉरिटी कैरियर्स, अभी अभी आपको मैंने दिखाया ना मेजॉरिटी कैरियर्स, तो यहां पे पी इन पी होते हैं। तो ये जरूर से आपके पास जो होल्स क्रिएट हुए हैं वैलेंस बैंड में वो भी होते हैं और जो इनिशियली पहले से अवेलेबल थे वो भी होते हैं। लेकिन ये जो पी इन पी है ये सिर्फ और सिर्फ जो होल्स वैलेंस बैंड में क्रिएट हुए हैं ड्यू टू
मूविंग ऑफ द चार्ज कैरियर्स फ्रॉम वैलेंस टू एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। तो ये पी इन पी एक्चुअली एन ए प्लस एन आई, ये दोनों का एडिशन होता है, लेकिन एन ए की वैल्यू एन आई की वैल्यू के से बहुत ज्यादा होने की वजह से आप पी इन पी को अप्रोक्सीमेटली एन ए की वैल्यू के बराबर लेते हैं। बस वही कहानी है जो एन टाइप के सेमीकंडक्टर की कहानी थी, सेम वही कहानी। तो ये जो है ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होता है। तो जितना आप एक्सेप्टर एटम से डोपिंग करेंगे उतना ही आपको होल्स यहां पे क्रिएट होके मिलेगा, ठीक है। तो अगर यहां पे हम माइनॉरिटी कैरियर्स की बात करें, माइनॉरिटी कैरियर्स की बात करें, तो यहां पे माइनॉरिटी कैरियर्स जो है वो क्या होंगे सर? ये इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन होगा पी में। माइनॉरिटी मतलब बहुत कम, तो इसकी भी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे, लेकिन मास एक्शन लॉ से, मास एक्शन लॉ को यूज करके हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अभी के लिए आप देखोगे तो ये आपको ऐसा लगेगा कि एन आई की वैल्यू के बराबर है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये न्यूट्रल होता है, इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स जो है वो होल्स होते हैं, और यहां पे माइनॉरिटी कैरियर्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। माइनॉरिटी कैरियर्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो ये एक पी टाइप सेमीकंडक्टर की कहानी है, ये एक पी टाइप सेमीकंडक्टर की कहानी है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने पी टाइप की भी समझ ली, एन टाइप की समझ ली। अब हम लोग थोड़ा एक और काम करते हैं, एक नई थ्योरी को पढ़ते हैं और उसके अकॉर्डिंग इसका एनालिसिस करते हैं। तो इसके पहले हम लोग एक देख लेते हैं कि अगर हम लोग पी टाइप के सेमीकंडक्टर में एक ड्रिफ्ट करंट की बात करते हैं, मान लीजिए, है ना, डिफ्यूजन करंट नहीं, ड्रिफ्ट करंट। तो हम एक सेमीकंडक्टर में करंट जो है वो एन क्यू म्यू एन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ए प्लस पी क्यू म्यू पी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ए, ये किए थे ना अरिजीत सिंह का गाना। तो अगर ये एक पी टाइप सेमीकंडक्टर का बन जाता है, तो आपको ये पता है कि एक पी टाइप के सेमीकंडक्टर में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन इन पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है वो लेस है होल्स के कंसंट्रेशन इन पी टाइप सेमीकंडक्टर से। आगे हम लोग निकाल के भी वैल्यू निकाल के भी प्रूफ करेंगे। तो इस केस में कई बार एक पी टाइप सेमीकंडक्टर में करंट जो है वो ऐसा लिखा जाता है, हम इसको प्रूफ भी करेंगे, ऐसा नहीं है। तो ये जो है ये कहलाता है मेजॉरिटी करंट। तो एक पी टाइप के सेमीकंडक्टर में आपका जो होल करंट है, ये जो होल करंट है ये अप्रोक्सीमेटली होता है। होल करंट जो है वो क्या कहलाता है? ये मेजॉरिटी करंट कहलाता है, ये मेजॉरिटी करंट कहलाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें माइनॉरिटी करंट नहीं है। अगर यहां पे हम इलेक्ट्रॉन करंट को फाइंड आउट करें तो इलेक्ट्रॉन करंट जो है वो माइनॉरिटी करंट होता है। क्या होता है? ये माइनॉरिटी करंट होता है, ठीक है। तो एक पी टाइप के सेमीकंडक्टर में आप यहां पे n विथ सबस्क्रिप्ट p लिख सकते हैं, यहां p विथ सबस्क्रिप्ट p लिख सकते हैं। तो n विथ सबस्क्रिप्ट p जो है वो p विथ सबस्क्रिप्ट p से बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर है और मैंने लॉजिकली आपको दिखाया भी है। तो ये होल करंट जो है वो मेजॉरिटी करंट है और इसको हम आई पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन करंट जो है वो माइनॉरिटी करंट है, इसको हम लोग आई एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपका आई पी जो है वो ज्यादा होता है आई एन के करंट से। सिमिलरली अगर आप एन टाइप के सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो इसमें बिल्कुल ऑपोजिट होता है, ठीक है। तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो अगर आप एन टाइप के सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो इसके करंट के इक्वेशन को हम आई एन से रिप्रेजेंट करें तो ये हमारे पास हो जाएगा एन इन एन टाइप इंटू क्यू इंटू म्यू एन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ए प्लस पी इन एन टाइप इंटू क्यू इंटू म्यू पी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ए, अरिजीत सिंह का गाना। तो यहां पे एन इन एन जो है वो वेरी मच ग्रेटर देन पी इन एन होता है।
तो अगर हम लोग यहाँ पे करंट की बात करें तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एन इन एन टाइप इंटू क्यू इंटू म्यू एन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मेजॉरिटी करंट की बात करें, यहाँ पे अगर हम लोग मेजॉरिटी करंट की बात करें एक एन टाइप के सेमीकंडक्टर में, तो ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन करंट, ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन करंट, और इलेक्ट्रॉन करंट जो है वो आई एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एन इन एन टाइप इंटू क्यू इंटू म्यू एन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ए होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ माइनॉरिटी नहीं होता, माइनॉरिटी बहुत कम होता है। तो अगर यहाँ पे माइनॉरिटी करंट की बात करें एक एन टाइप के सेमीकंडक्टर में, तो ये होता है आपके पास होल करंट होता है, और होल करंट अगर ये होता है तो ये आईपी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये पी इन एन टाइप इंटू क्यू इंटू म्यू पी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ए होता है। ये कहानी है। ठीक है, तो अब हम लोग एक नए टर्मिनोलॉजी की ओर कूच करते हैं जिसका नाम है मास एक्शन और लॉ। अरे किसी भी सेमीकंडक्टर में एन टाइप और पी टाइप न्यूट्रल ही होता है किसी भी टेम्परेचर में, है ना। 300 केल्विन में क्या ऐसा हो गया कि वो न्यूट्रल नहीं है? कौन पूछ रहा है, उसका नाम लेके बताऊंगा मैं। शाश्वत अर्श। सो 300 केल्विन में क्या ऐसा हो गया कि वो न्यूट्रल नहीं है? शाश्वत मेरे को आंसर दो कि 300 डिग्री केल्विन में क्या हो गया? 300 डिग्री केल्विन में भी एन टाइप का हो या फिर पी टाइप का हो, दोनों में से किसी टाइप का भी है, ये न्यूट्रल ही है। क्योंकि आपने अभी तक ये नहीं समझा कि सेमीकंडक्टर जो है वो सॉलिड है, सेमीकंडक्टर जो है वो सॉलिड है। ठीक है, आप दूध को गर्म कर दो। सर मैं घर में दूध लाया, सबसे पहले तो दूध था, उसमें मैंने पानी मिलाया और उसको मेरे घर में लाया। पहले इसका टेम्परेचर जो है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड था, मैं घर में लाया, उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड में बॉईल कर दिया, और ये दूध जो है वो उबल रहा है। सर इस दूध का नाम अब मैं दूध नहीं रखूंगा। तो आप जितने भी सेमीकंडक्टर में एक सॉलिड है, आप ये सोच रहे होगे कि इलेक्ट्रॉन्स तो बाहर आ गए हैं, इंटर एटॉमिक स्पेस में आ गए हैं। आपको मैं समझा देता हूं एक बार, उसके बाद आप लोग नहीं पूछेंगे शायद। तो आपके पास एक सेमीकंडक्टर है ना, ये जो है ये न्यूट्रल है। कितने टेम्परेचर पे? 0 केल्विन पे। 0 केल्विन पे न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एटम्स है सर, ये एटम्स के सारे इलेक्ट्रॉन्स इसी के पास है, ये एटम्स के सारे इलेक्ट्रॉन्स इसी के पास है, इसलिए ये न्यूट्रल है। चलो ठीक है, तो कौन न्यूट्रल है? सर ये जो है ये सेमीकंडक्टर एज ए होल न्यूट्रल है। हम सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, हम किसी एटम की बात नहीं कर रहे कि एटम न्यूट्रल है। मैं बोल रहा हूं कि पी टाइप का सेमीकंडक्टर हो या फिर एन टाइप का सेमीकंडक्टर हो, सेमीकंडक्टर एक सॉलिड है भाई, एक सॉलिड है। तो सर इसको 300 केल्विन कर दूं तो क्या होगा? सर 300 केल्विन में ना एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया इंटर एटॉमिक स्पेस पे। मैंने पूछा वो बाहर आ गया क्या? नहीं सर, वो टपका नहीं, वो बाहर नहीं आया। तो ऐसे में तो रात को हम लोग यहां पे जो हमारा वायर लगा है वो हीट हो गया मान लो, तो उससे इलेक्ट्रॉन्स टपकने लगता है। नहीं भैया, ये इलेक्ट्रॉन्स इसी के अंदर ही है, ये इलेक्ट्रॉन्स इसी के अंदर ही है। आप जब इसके चार्ज को कैलकुलेट करोगे तो उस इलेक्ट्रॉन को भी कैलकुलेट करोगे और इसको भी करोगे। तो सर ये इलेक्ट्रॉन्स इसने छोड़ दिया, ये पॉजिटिव हो गया, तो यहां पे भी तो है, ये नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन, तो ये पॉजिटिव, ये आयोन बन गया सर, और ये इलेक्ट्रॉन इसी के अंदर है, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ऑन एन होल क्या हो गया सर? ये न्यूट्रल हो गया। तो आपको ना ये नहीं पूछा जा रहा है कि आयोन क्या बन गया या फिर इलेक्ट्रॉन कैसा, आपको बोला जा रहा है कि ये होल, ये पूरा का चार्ज क्या है? ये पूरा का चार्ज न्यूट्रल ही होता है, चाहे आप किसी भी टेम्परेचर में
सर मैं इसको सोचा कि 700 केल्विन में हीट कर दूं। अरे भाई 700 में करोगे कितने भी करोगे ये न्यूट्रल ही रहेगा, क्योंकि इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स इसी के अंदर ही है, बाहर नहीं गए हैं। जीरो केल्विन है या फिर कितना भी। तो आप सेमीकंडक्टर को ना एक एटम एक आयोन मत ले लेना, पागल मत होना। सेमीकंडक्टर जो है वो न्यूट्रल ही रहता है, कितना भी टेम्परेचर से हीट कर लो, बहुत ज्यादा मत कर देना फिर वो गल जाएगा। सर मैं सोचा न्यूट्रल है, इसको 700 केल्विन में हीट कर दिया, अरे गल जाएगा भाई वो, ऐसा पागलपन नहीं। 300 केल्विन तक ईडीसी में अलाउड है, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर है। तो सेमीकंडक्टर की न्यूट्रलिटी के बारे में पूछा जा रहा है। 0 केल्विन पे ईए लेवल पे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं? नहीं करते यार, बता दिया हूं, उसी चीज को नहीं पढ़ते, नहीं तो स्मार्ट कोर्स की धनिया हो जाएगी, है ना। तो आप लोग वीडियो को दोबारा देख लेना, आप लोग को समझ में आ जाएगा। ईडीसी जो है वो स्मार्ट कोर्स के लिए बना ही नहीं है, अगर आप ऐसे को रेट करेंगे तो। स्मार्ट लोगों के लिए स्मार्ट कोर्स बनाया गया है, ठीक है। तो जितने सारे आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपने कभी सॉलिड को ही नहीं समझा तो मुश्किल है। और आप जो सब क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, वो क्वेश्चन बेकार है। माइनस डिग्री में सिलिकॉन काम करेगा? अरे यार मतलब, तो आप सिलिकॉन को ले जाना और फ्रिज में घुस जाना, है ना, और उसके बाद देखना कि सिलिकॉन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैं बोल रहा हूं आप जो भी काम करते हो ना, एक बार मैं बता देता हूं, आप जो भी काम करते हो वो रूम टेम्परेचर में करते हैं। हम लोग सिलिकॉन को ले जाके जो है फ्रिज के अंदर नहीं घुस जाते, सिलिकॉन को लेके हीटर के ऊपर नहीं बैठ जाते। सर मैं एक मोबाइल खरीदा और हीटर के ऊपर मैं बैठ गया और मोबाइल से काम कर रहा था, करते हैं क्या नहीं करते? सर मैं एक सिलिकॉन खरीदा, एक मोबाइल खरीदा और फ्रिज के अंदर घुस गया और उसके बाद देखा कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये बोल सकते हैं कि कश्मीर में जाने से मोबाइल काम करेगा कि नहीं करेगा, सिलिकॉन से बना है। तो उसका एक रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है सेमीकंडक्टर का, जिसमें उसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी जो है वो बदलती है, बहुत ज्यादा नहीं बदलती, ठीक है। तो वो टेम्परेचर होता है -65 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उस रेंज में भी वो प्रॉपर काम करता है। थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज अलग होता है, थ्योरेटिकल नॉलेज अलग होता है। तो -65 डिग्री सेंटीग्रेड एक टेम्परेचर है जिसपे भी आपका एक उम्दा सिलिकॉन है, तो वो उसी रेस्पेक्ट में काम करता है जो नॉर्मल में काम करता है। तो आपको ना इन सब के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि आपको कोई डिजाइन एक्सपेक्ट बनाने नहीं बोल रहा है। सर मेरे को क्या सोचना है? सर मेरे को गेट निकालना है, बताओ ना क्या सोचना है। भाई आपको गेट निकालना है ना, आपको 300 केल्विन 0 केल्विन में ही एनालिसिस करना है, ठीक है। 300 केल्विन का मतलब 27 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 केल्विन का मतलब -273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैंने आपको -273 डिग्री सेंटीग्रेड का बता दिया है, और आपको यह बोल रहा हूं कि -65 डिग्री सेंटीग्रेड में भी आपका सिलिकॉन जो है वो नॉर्मल वर्क करता है। तो ये जो है ये 0 केल्विन है, 0 केल्विन का मतलब है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको ये पता ही नहीं चल रहा है कि मैंने -273 डिग्री सेंटीग्रेड का एनालिसिस आपको बता दिया है, और ये है -65 डिग्री सेंटीग्रेड। और कहां तक बताया है मैंने? 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक बताया है, जिसको आप 300 केल्विन बोल रहे हैं। तो 27 से लेके -65 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपका सिलिकॉन जो है वो काम करता है।
अगर आप -273 डिग्री सेंटीग्रेड में चले जाएंगे तो ये जो है ये आपका इंसुलेटर बन जाएगा। आप इन सब चीजों के बारे में सोचने लायक बने ही नहीं, ये इंसुलेटर बन जाएगा। तो सर -273 डिग्री सेंटीग्रेड में कौन जाता है? मेरा भूत, शिशिरदास सर का भूत जाता होगा। कोई जाता है क्या? सर पता नहीं, आपका भूत जाता होगा। हाँ, तो इसके बारे में सोचना ही नहीं है आपको। और ये मैंने आपको बता दिया है। जीरो केल्विन का एनालिसिस आपको नहीं दिया है क्या? दिया है सर। जीरो केल्विन का एनालिसिस नहीं दिया है क्या? दिया है। कोई ये नहीं सोच रहा है कि ये -273 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, जीरो केल्विन का मतलब क्या है? -273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका एनालिसिस मैंने दे दिया ना। सर कश्मीर में कितनी टेम्परेचर होती है? सर -4 डिग्री सेंटीग्रेड। काम करेगा ना भाई, सिलिकॉन काम करेगा ना भाई। इंजीनियरिंग बी कर लेने से सिर्फ इंजीनियर नहीं बनते, थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड होना चाहिए। चीजों को एनालाइज करने के लिए थोड़ी क्रिएटिविटी होनी चाहिए। डिग्री इज नॉट फॉर इंजीनियरिंग। ठीक है, कई सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जो इंजीनियरिंग किए ही नहीं, लेकिन वो जो है वो क्रिएटिव माइंड से चीजों को डिस्कवर करते हैं। कौन सा आइंस्टाइन इंजीनियरिंग कर लिया था? कौन सा आर्कमेडिस इंजीनियरिंग कर लिया था? कोई नहीं किया था। नो वन। सिर्फ सोचने आना चाहिए क्या बोला जा रहा है, कैसे बोला जा रहा है। स्लाइड 13 चाहिए किसी को? ये सब सेंड कर दूंगा ना यार, आई विल सेंड। शाश्वत इसी धरती पे हो? शाश्वत का क्वेश्चन है, देखो, -273 के नीचे वाई नॉट पॉसिबल। क्या पूछ रहा है? क्या पूछना क्या चाह रहा है भाई? -273 के नीचे वाई नॉट पॉसिबल, व्हाट ए क्वेश्चन। नोबेल पुरस्कार दे दो उसको। ठीक है, आगे बढ़े। अब उसको जीरो केल्विन के नीचे, एब्सोल्यूट जीरो के नीचे भी पता करना है। ग्रेट माइंड। इतने फालतू के सवाल कहां से लाते हैं पता नहीं। ठीक है, तो मास सेक्शन लॉ को समझते हैं। एक्चुअली किसी लॉ को समझना या किसी थ्योरम को समझना अपने आप में एक इंजीनियरिंग है। आप अगर किसी चीज के डेफिनेशन को समझ लेंगे तो आपको उस डेफिनेशन में कई सारी बातें जो है क्लियर हो जाएगी। तो आप एक अच्छे समझदार इंजीनियर बनना चाहते हैं। सर हम सब इंजीनियर हैं, सर हम सब समझदार हैं, वो तो क्वेश्चन से पता चल रहा है। तो आप एक समझदार इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको ना डेफिनेशन को भी प्रॉपर एनालिसिस करना आना चाहिए। कई सारे डेफिनेशन अपने 2 या 3 लाइन में ना उस चीज से रिलेटेड सब कुछ बता देते हैं। तो इसी प्रकार एक मास एक्शन लॉ है।
हाँ, ये भी हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे फंडिंग कंपनी से है। बिल्कुल सही बोल रहा है अंशुमन कुमार, जो कि टाइम वेस्ट करवाने के लिए, ताकि अपना स्मार्ट कोर जो है वो प्रॉपर टाइम पे ना हो। अगर ऐसा कोई बच्चा है तो बताओ। मैं तो इसलिए किसी किसी का नाम ले लेता हूं कि उसका क्वेश्चन का तरीका देखिए कैसा है। तो अंशुमन, आई थिंक यू आर करेक्ट कि सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम फंडिंग कंपनी। कुछ फंडिंग भी हो सकते हैं, कुछ कॉम्पिटिटर भी हो सकते हैं, क्योंकि कई सारे इंस्टीट्यूट्स ने यह भी बोला था कि हम आपका कोर्स लेंगे और देखेंगे कि उसमें आप क्या पढ़ाते हैं। ठीक है, तो वो भी हो सकते हैं जो टाइम वेस्ट करवा रहे होंगे या फिर उल जुलूल क्वेश्चन पूछ रहे होंगे। कई सारे कमेंट्स ऐसे भी करते हैं। ठीक है, कई सारे कमेंट्स ऐसे भी करते हैं जो मैं पढ़ता नहीं हूं। ठीक है, तो हो सकते हैं वो लोग हो, तो मैं इग्नोर करता हूं, क्वेश्चंस को इग्नोर करता हूं और चीज़ों को आपको बताता रहता हूं। लेकिन कभी कभी बर्दाश्त नहीं होता, ऐसा लगता है कि क्या मेरे को पता नहीं है इसलिए तू पूछ रहा है, तो मैं बताना शुरू कर देता हूं। ठीक है, तो फंडिंग कंपनी को मेरी तरफ से सल्यूट कि आपने हमारा कोर्स खरीदा हमारे कोर्स को खरीदा और आपने हम पे पैसा लगाया, हमको कमाने का मौका दिया। तो आप ग्रेट हो कि आप हमारा कोर्स खरीद के उसको पढ़ रहे हो और उसमें कमेंट भी कर रहे हो। मतलब आप हमारे बारे में कितना सोचते हो। यू आर ग्रेट। ठीक है, तो जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में मैं बात करता हूं। ठीक है, तो मैं इसका डेफिनेशन लिख रहा हूं। डेफिनेशन लिख रहा हूं कि एट, तो डेफिनेशन को ध्यान से समझना। एट थर्मल इक्विलिब्रियम, at thermal equilibrium, the product of free electrons, the product of free electrons and holes in a semiconductor is constant। ये जो है ये कांस्टेंट होता है। एट थर्मल इक्विलिब्रियम द प्रोडक्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन ए सेमीकंडक्टर इज कांस्टेंट। और ये जो कांस्टेंट मैंने लिखा है, इस कांस्टेंट की वैल्यू जो है, कांस्टेंट इज द स्क्वायर ऑफ इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। ये जो कांस्टेंट है ये स्क्वायर ऑफ इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है पता है? ये थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे क्योंकि एक नया टर्मिनोलॉजी होगा आपके लिए, तो हम लोग इस थर्मल इक्विलिब्रियम को भी समझ लेते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब कि आपका डिवाइस में टेम्परेचर कांस्टेंट है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि मान लीजिए कोई भी आपके पास डिवाइस है, उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है और आपका डिवाइस किसी भी ऐसे सोर्स के कांटेक्ट में नहीं है जहां पे उसकी टेम्परेचर बढ़ जाए। फॉर एग्जांपल मेरा ये पेन है, मैं बोल रहा हूं कि इसका टेम्परेचर जो है वो 300 केल्विन है या फिर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये जो है इसको मैं किसी भी ऐसे सोर्स के कांटेक्ट में नहीं लाऊंगा जिससे उसका टेम्परेचर बढ़ सकता है। मतलब मैं मान रहा हूं कि इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है। थर्मल इक्विलिब्रियम का कभी भी मतलब नहीं होता कि वो 0 केल्विन में है। कई लोग ये समझते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम 0 केल्विन में है। नहीं, थर्मल इक्विलिब्रियम किसी भी एक कांस्टेंट टेम्परेचर के कांटेक्ट में, किसी भी एक कांस्टेंट टेम्परेचर में है और वो उसका टेम्परेचर वहां से बढ़ ही नहीं रहा है।
क्योंकि वो फिजिकली किसी और डिवाइस के कांटेक्ट में नहीं आया है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है एंड इट इज नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी सोर्स विच विल इंक्रीज द टेम्परेचर। तो अगर कोई डिवाइस 300 केल्विन में है और उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो भी ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है। सर कोई डिवाइस 0 केल्विन में है और उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है तो भी ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है। एग्जाम्पल में ले रहा हूं थर्मल इक्विलिब्रियम में, ये दोनों जो है वो एग्जाम्पल है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो कोई डिवाइस सर 400 केल्विन में है और उसी टेम्परेचर में है कॉन्स्टेंटली, तब भी ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है। मेरी बात को ध्यान से समझना, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए, ये भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो इसके साथ साथ एक और टर्मिनोलॉजी भी आती है जो कि वर्ड होता है इक्विलिब्रियम। अगर अब थर्मल को हटा दिया जाए तो इक्विलिब्रियम में भी होता है। तो इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है? इक्विलिब्रियम का मीनिंग यह है कि सिर्फ टेम्परेचर की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है ही, बाकी और भी कोई सोर्स के इंटरेक्शन में आपका डिवाइस नहीं आ रहा है। और कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं? वो सारे सोर्स जो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। मतलब क्या कि यहां पे आप ये बोलना चाहते हैं कि इक्विलिब्रियम मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, और क्या क्या है, और ये कि उसमें कोई लाइट नहीं लग रहा है, मतलब फोटोन रेस नहीं अप्लाई हो रहा है, तो लाइट सोर्स के इंटरेक्शन में नहीं है, लाइट सोर्स के इंटरेक्शन, नॉट इन इंटरेक्शन। तो यहां पे मैंने नॉट लगा दिया, लाइट सोर्स की इंटरेक्शन में नहीं है, नॉट इन इंटरेक्शन विथ एनी लाइट सोर्स, मतलब फोटोन एनर्जी नहीं लग रहा है। और क्या बोलना चाहते हैं? मैं ये बोलना चाहता हूं कि वो किसी वोल्टेज सोर्स के इंटरेक्शन में नहीं है। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं लग रहा है, मतलब कोई वोल्टेज सोर्स के इंटरेक्शन में नहीं है, क्योंकि वोल्टेज सोर्स से भी आपका एनर्जी बढ़ता है ना, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी 0 है। तो अगर ये किसी भी तरीके के सोर्स के इंटरेक्शन में नहीं है जिससे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ती है, तो उस कंडीशन में आप उसको इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं। तो ऐसा मत सोचना कि फिर से टेम्परेचर की वैल्यू 0 केल्विन है, टेम्परेचर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बस वो किसी के इंटरेक्शन में ना हो, ठीक है, वो किसी के इंटरेक्शन में ना हो। तो थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर विथ नो सोर्स ऑफ इंटरेक्शन विथ विच इट इंक्रीजेस इट्स एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट, लाइट सोर्स का इंटरेक्शन में नहीं होना चाहिए और इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटरेक्शन में नहीं होना चाहिए। अगर इन तीनों में से किसी भी सोर्स ऑफ इंटरेक्शन में ना रहे तो वो डिवाइस जो है वो इक्विलिब्रियम में कहलाता है, ठीक है। तो अब इस मास एक्शन लॉ को एनालिसिस करते हैं। ये दोनों क्या है? ये दोनों टर्मिनोलॉजीज है, ये दोनों जो है ये दोनों टर्मिनोलॉजी है जिसको आप आगे जाके इतना बार यूज करोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आगे जाके ये कई बार यूज होता है, टर्मिनोलॉजी, ये ऐसा है, ठीक है, ये कई बार यूज होता है। अब हम लोग मास एक्शन लॉ में आते हैं। मास एक्शन लॉ क्या बोल रहा है? थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब किसी भी एक कांस्टेंट टेम्परेचर में द प्रोडक्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन ए सेमीकंडक्टर इज कांस्टेंट, और वो जो कांस्टेंट है वो इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन का स्क्वायर है। तो ये जो मास एक्शन लॉ जो भी बात बोल रहा है, इसको हम लोग अगर लिखें इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूले, तो ये जो मास एक्शन लॉ ये हमको एक्चुअली में क्या बोलना चाह रहा है? सर एक्चुअली में क्या बोलना चाह रहा है आप बताएंगे? यस, ये बोलना चाह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स कंसंट्रेशन इन ए सेमीकंडक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन, ये बोलना चाह रहा है। और यही जो है यही मास एक्शन लॉ का फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग एक एक परत दर परत खोलते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम लोग इसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में लगाते हैं। फर्स्ट ये जो है ये अप्लाई कर दिए हम
एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो भी कुछ हमको मिलेगा उसको हम लोग एक एक सेमीकंडक्टर में लगाते रहेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अप्लाई कर दिए। ठीक बेटा? तो अगर इंट्रिंसिक में अप्लाई कर दिया तो हमको ये पता है कि इंट्रिंसिक में Ni की वैल्यू n की वैल्यू के बराबर होती है और ये P की वैल्यू के बराबर होती है। यस सर, चाहे टेम्परेचर कोई भी हो, एट एनी टेम्परेचर, तो थर्मल इक्विलिब्रियम एप्लीकेबल है। तो यहां पे n और p को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा सर? Ni²। सर जीत गए दुनिया, ये तो हो गया, जीत गए दुनिया, ये तो हो गया। अब मान लीजिए इसको हम लोग p टाइप के सेमीकंडक्टर में अप्लाई करते हैं, p टाइप के सेमीकंडक्टर में अप्लाई करते हैं। सर p टाइप के सेमीकंडक्टर में तो ऐसी कोई कहानी नहीं है ना n p के बराबर होता है ना वो Ni के बराबर होता है। अच्छा, p टाइप के सेमीकंडक्टर में होता क्या है? सर P की वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा होती है, P की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है और उसके रेस्पेक्ट में n की वैल्यू कम होती है। तो n इंटू पी करे तो सर Ni² के बराबर कैसे आएगा? ये एक क्वेश्चन है। और Ni² क्या है वो भी एक क्वेश्चन है। Ni जो है वो इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन है, लेकिन हम ये पता लगाएंगे कि ऐसा आपने लिखा क्यों। ठीक है, एक p टाइप के सेमीकंडक्टर में p बहुत ज्यादा होता है, n बहुत कम होता है। ये मेजॉरिटी है, ये माइनॉरिटी है, लेकिन आपने n इंटू पी को Ni² के बराबर क्यों लिखा? ये पॉइंट ऑफ एनालिसिस है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एक p टाइप के सेमीकंडक्टर की जब हम लोग बात करेंगे तो p टाइप के सेमीकंडक्टर में p इन p जो है वो Na के बराबर होता है। एक्चुअली में ये Na प्लस Ni के बराबर होता है, लेकिन Na की वैल्यू जो है वो Ni की वैल्यू से बहुत ज्यादा होता है इन जनरल, इसलिए P इन P जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू Na के बराबर होता है। लेकिन ये मेरा पॉइंट ऑफ एनालिसिस नहीं है। मेरा ये है कि ऐसा क्यों बोला गया कि Np की वैल्यू Ni² के बराबर है। ये बोलना चाहता है कि अगर आप डोपिंग भी कर दोगे, मतलब एक इंट्रिंसिक को एक्सट्रिंसिक भी बना दोगे, तो प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट आएगा। जो इंट्रिंसिक के बराबर था वही एक्सट्रिंसिक बनने के बराबर ही आएगा। तो इसका मतलब है ये बोलना चाहता है कि प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट आएगा तो Np की वैल्यू Ni² के बराबर आएगी एक्सट्रिंसिक में भी। और मेरे को ये पता है कि मेरा होल्स का कंसंट्रेशन बढ़ गया है एक p टाइप के सेमीकंडक्टर में और प्रोडक्ट बराबर है, तो आप ये बोलोगे सर n कम हो गया होगा, इसलिए ऐसा है। ठीक है, न्यूट्रलिटी यूट्रलिटी कहां से ला रहे हो भाई? शाश्वत, आप किस दुनिया से आए हो? ठीक है, तो मैंने बोला कि इसी p टाइप के सेमीकंडक्टर का ही एनालिसिस कर रहा हूं। इस p टाइप के सेमीकंडक्टर में होल्स ज्यादा है, ये सही है, और इसका प्रोडक्ट जो है वो Ni² के बराबर आएगा, ये मास एक्शन लॉ में बोला गया है। तो साफ साफ जाहिर है ये तभी पॉसिबल है जब n की वैल्यू कम होगी। अब n की वैल्यू कम की हो रही है, इसके बारे में सोचते हैं। इसके लिए हम एक एनालॉजी ले लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक बिलियर्ड्स का टेबल है। क्या टेबल है सर आपके पास? ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स को हम लोग नेक्स्ट पेज में ले जाते हैं। अजीब अजीब क्वेश्चन पूछते हो भाई शाश्वत। तो यहां पे आपके पास क्या है? ये एक p टाइप का सेमीकंडक्टर है और p टाइप के सेमीकंडक्टर में भी Np की वैल्यू Ni² के बराबर होगी, ऐसा बोला जा रहा है। p टाइप के सेमीकंडक्टर में यह बात जरूर है कि p की वैल्यू बढ़ जाती है, तो ये n की वैल्यू कम हो जाती होगी, जो भी उसका नॉर्मल वैल्यू है उससे, तभी ये पॉसिबल है कि Np के प्रोडक्ट जो है वो Ni² के बराबर आएगा। ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में हम लोग सोचते हैं एक एनालॉजी लेके। बिलियर्ड्स पूल कुछ कुछ खेले होगे आप लोग। इस पूल टेबल में आपके पास कुछ पॉकेट्स होते हैं। पॉकेट्स कैसे होते हैं? ये कॉर्नर कॉर्नर में कुछ पॉकेट्स होते हैं ऐसे, ये कॉर्नर कॉर्नर में कुछ पॉकेट्स होते हैं। तो इन पॉकेट्स को मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये ऐसा ड्रॉ कर दिया, ये ऐसा ड्रॉ कर दिया, जैसे कैरम में होते हैं।
सर कैरम में भी तो होते हैं, हाँ कैरम में भी होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास कुछ बॉल्स होते हैं, तो ये एक बॉल, ये दो बॉल, ये तीन बॉल, ये चार बॉल, ये पांच बॉल और ये छह बॉल, और एक स्टिक होता है। ये मान लीजिए वो स्टिक है, कहाँ है सर, ये मान लीजिए वो स्टिक है जिससे आप इसको मारोगे ढिशुम। जब ये मारोगे तो डेफिनेटली ये बॉल्स जो है वो इसके अंदर चला जाता है। लेकिन मैं तो अनाड़ी हूं भाई, मेरे को खेलने नहीं आता, मैंने कभी खेला ही नहीं, और मेरे को इसको जीतना है। तो मैंने दिमाग लगाया कि मैं उसको बोला कि भाई एक काम कर, मैं जब खेलने आऊं तो तू यहां पे बॉल्स को थोड़ा ज्यादा रख देना। क्या बोला मैं, यहां पे बॉल्स को थोड़ा बढ़ा देना, दो बॉल्स और यहां पे रख दे और दो बॉल्स यहां पे रख दे, यहां पे दो बॉल्स और रख दे और यहां पे दो बॉल्स और रख दे और यहां पे एक बॉल्स और रख दे, अब मैं खेलूंगा बोला। तो उसने बोला कि ठीक है चल, लेकिन वो तो अनाड़ी था, मैं एक्चुअली खिलाड़ी था। अगर ऐसा सिनारियो मैं कर दूंगा तो ये जो बॉल्स है एक स्ट्राइक में इसका इस पॉकेट के अंदर जाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। मेरी बात समझ गए, इस पॉकेट के अंदर जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि अगर मैं इस बॉल्स को इलेक्ट्रॉन्स मानूं और इस पॉकेट को मैं होल्स मानूं, तो इसका मतलब है कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ा दूं तो ये जो होल्स है ये कम हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इसके अंदर बॉल्स आ गए, इसके अंदर बॉल्स आ गए। उसी प्रकार अगर मैं यहां पे होल्स को बढ़ा दूं, ठीक है, मतलब पॉकेट्स को और बढ़ा दूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। क्या बात सर, ये जो बोल रहा हूं यही वाली बात। यहां पे मैं एक और दिमाग लगाया, उसने मेरे से झगड़ा किया, बोला कि भाई मैं बॉल्स वॉल्स नहीं बढ़ाऊंगा। तो मैंने उसको बोला कि भाई तू एक काम कर, तू बॉल्स मत बढ़ा, तू पॉकेट्स को और बढ़ा दे, ये ले, और बॉल्स तू उतना ही रख, ठीक है। वो फिर अनाड़ी था, वो मेरी बात मान गया और फिर बोला चल ठीक है, ये वाला बात चल जाएगा। फिर मैंने उसके साथ खेल दिया, फिर मैं उतने ही बॉल्स में फिर से मारा यहां से ढिशुम, उतने ही बॉल्स में फिर से मारा यहां से ढिशुम, उतने ही बॉल से, ठीक है। अब ये पॉकेट फिर से खाली है। जिसके पास क्रिएटिविटी है वही समझेगा, बाकी लोग जो है वो सोने का चम्मच लेके पैदा हुए होंगे। तो मैंने फिर से बोला कि भाई ये बॉल्स फिर से जाने लगा अंदर। तो बोला भाई तू फिर से कुछ कुछ कर दिया है पता नहीं। मैंने बोला कि भाई तू सोच ही नहीं पा रहा। क्या सोच नहीं पा रहे, ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर तूने इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाया तो होल्स जो है वो कम हो जाएंगे, पॉकेट्स में बॉल चले जाएंगे, पॉकेट्स कम हो जाएंगे। और अगर तू होल्स को बढ़ाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे। अब ये लोग आपको पूछेंगे प्रोबेबिलिटी कितनी है, हाँ पूछ रहे हैं ऋतुराज, ये लोग कुछ भी पूछते हैं। तो मैंने बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाएंगे तो होल्स कम हो जाएंगे, होल्स को बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, और ये दोनों का रिजल्टेंट प्रोडक्ट जो है वो ni² ही वापस आ जाएगा। तो कुल मिला के ये जो प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होल्स के अंदर जा रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन। अब इस प्रोसेस को मैं शो करता हूं आपको, ठीक है। ये बिलियर्ड्स टेबल आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए चाहे आप एन टाइप की बात करें, चाहे पी टाइप की बात करें, किसी भी टाइप के सेमीकंडक्टर की बात करें, अगर किसी एक के कंसंट्रेशन को आप बढ़ाते हैं तो दूसरे का कंसंट्रेशन कम हो जाता है, ठीक है। किसी एक के कंसंट्रेशन को आप बढ़ाते हैं तो दूसरे का कंसंट्रेशन कम हो जाता है। तो सर ये जो मास एक्शन लॉ है ये क्या सभी सेमीकंडक्टर में लगता है? यस। एट थर्मल इक्विलिब्रियम द प्रोडक्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स concentration
यहां पे कंसंट्रेशन वर्ड मिसिंग दिख रहा है। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स कंसंट्रेशन इन ए सेमीकंडक्टर इज कांस्टेंट। और ये सभी टाइप के सेमीकंडक्टर में, इन ऑल सेमीकंडक्टर। ऑल सेमीकंडक्टर का मतलब क्या? ये इंट्रिंसिक हो या फिर ये एक्सट्रिंसिक हो, ये इंट्रिंसिक हो या फिर ये एक्सट्रिंसिक हो, सभी टाइप के सेमीकंडक्टर। मुकेश यादव, क्या बात है सर, जबरदस्त वे में ये समझाने का लिए मजा आ गया। जय हिंद जय भारत। हर चीज को समझाने का जबरदस्त वे है। थैंक यू बेटा। लेकिन समझे सर, बेस्ट एंड बेस्टेस्ट एनालॉजी। थैंक यू ऋतुराज। तो ये सभी सेमीकंडक्टर में एप्लीकेबल है। अब जो इलेक्ट्रॉन सोर्स में जा रहा है उसके बारे में सोचते हैं कि वो क्या है। देखिए, हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसको हम जनरेशन बोलते हैं, और एक और टर्मिनोलॉजी होती है जिसको हम रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। पूरा कनेक्ट कर देता हूं मैं और आपको समझ में आ जाएगा। एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसको हम लोग जनरेशन बोलते हैं, और एक और टर्मिनोलॉजी है जिसको हम लोग रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जनरेशन में जाते हैं। जनरेशन क्या होता है? तो इसको आप बॉन्ड डायग्राम में भी समझ सकते हैं और बैंड डायग्राम में भी समझ सकते हैं। जनरेशन का मतलब होता है यहां पे वन इलेक्ट्रॉन एंड वन होल जनरेट करना। दिस इज नथिंग बट द जनरेशन। तो ये कब होगा? जब आप एनर्जी दोगे। इट ऑलवेज रिक्वायर ये क्या करता है? ये हमेशा एनर्जी इसको जरूरत पड़ती है। तो जनरेशन के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। जनरेशन के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? एनर्जी। तो ये जो जनरेशन है ये एनर्जी से ही होता है। और एनर्जी कितने टाइप का है सर? एनर्जी हमारे पास तीन टाइप का है। एक है आपके पास टेम्परेचर, एक है आपके पास लाइट, और एक है आपके पास वोल्टेज या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तीन टाइप की चीजें हैं। और जनरेशन की खास बात यह है कि जनरेशन से आपको हमेशा इलेक्ट्रॉन होल का पेयर मिलता है। क्या मिलता है? इलेक्ट्रॉन होल का पेयर, जिसको हम लोग EHP बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर। शाश्वत, आप कुछ भी बोल रहे हो है ना? आप किसी और दुनिया में हो। आप कुछ भी कुछ बोले पड़े हो, किसी और दुनिया में हो। शायद आप आसमान से टपके हो। ठीक है, यहां पे हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन होल पेयर मिलता है। अब इस प्रोसेस को समझते हैं। तीनों चीज याद रखना। वन इलेक्ट्रॉन वन होल जनरेट होता है। इट ऑलवेज रिक्वायर्स एनर्जी। जनरेशन के लिए हमको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, चाहे वो टेम्परेचर हो, लाइट हो, चाहे वोल्टेज हो। और यहां पे इलेक्ट्रॉन होल का पेयर मिलता है। इसको हम बॉन्ड डायग्राम और बैंड डायग्राम दोनों में समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक बॉन्ड डायग्राम है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक बॉन्ड डायग्राम है। फटाफट से समझ लो, काफी सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो अगर मेरे पास एक बॉन्ड डायग्राम है तो ये एक सेमीकंडक्टर का है। और यहां पे हमारे पास मान लीजिए एक एटम है, दो एटम है, तीन एटम है, चार एटम है, पांच एटम है, छह एटम है। और इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहां पे ये मान लीजिए ऐसे 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 ऐसे, ये सभी जो है वो इसके इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है सर, चलेगा, आप आगे बढ़िए। और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाए हैं।
ये इधर कोवैलेंट बॉन्ड बनाए, इधर बनाए, ये इधर बनाए, इधर बनाए, इधर बनाए, इधर, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है ये कोवैलेंट बॉन्ड बना दिए हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बना चुके हैं। ठीक है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है ये कोवैलेंट बॉन्ड बना चुके हैं। तो यहां पे कोई भी इलेक्ट्रॉन होल नहीं है, तो यहां पे मैंने कोई भी एनर्जी नहीं दिया है। एक्चुअली ये 0 केल्विन में है, लेकिन अगर मैं एनर्जी दूं, किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो यहां पे मैं एनर्जी दूं, एनर्जी प्रोवाइड करूं, और उसकी एनर्जी जो है वो ग्रेटर देन एनर्जी गैप है, तो क्या होगा? तो सर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये बाहर आ जाएंगे, और उसके साथ साथ यहां पे एक वैकेंसी भी छूट जाएगा, जिसका नाम हम लोग रखेंगे क्या? सर इसका नाम हम लोग रखेंगे होल। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर कोवैलेंट बॉन्ड से बाहर जाता है तो इसका मतलब है एक होल मिलेगा। यही तो जनरेशन है। तो देखो, जनरेशन में हमेशा हमको एक इलेक्ट्रॉन एक होल का पेयर मिलता है। सर दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर चला जाएगा तो क्या होगा? भाई दूसरा इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो फिर से हमको एक इलेक्ट्रॉन होल का पेयर मिलेगा। यही तो है जनरेशन। जनरेशन में हमको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और इस एनर्जी को यूज करके एक इलेक्ट्रॉन एक होल का पेयर मिलता है। यहां पे हम लोग एनर्जी बैंड डायग्राम में देखते हैं। इस एनर्जी बैंड डायग्राम में वाई एक्सिस जो है वो एनर्जी है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एक्स एक्सिस जो है वो डिस्टेंस एटॉमिक डिस्टेंस है। ठीक है बेटा? यस सर। यहां पे एक लाइन खींचे, यहां पे एक लाइन खींचे, और ये दोनों जो है ये आपका ईवी है, ये आपका ईसी है। यहां पे काफी सारे एनर्जी स्टेट्स है। ऐसे 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 कैसे कैसे लोग कैसे कैसे हो गए, और ऐसे वैसे लोग कैसे कैसे हो गए। फिर यहां पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है काफी सारे। ठीक है, ये काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स है ऐसे, और फिर से मैंने उसको एनर्जी दी। कितनी एनर्जी? सर एनर्जी गैप से ज्यादा। तो मैंने यहां पे एनर्जी लगाया, किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी, किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी, यहां पे मैंने एनर्जी लगाया। तो यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऊपर चले गए। ये इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चला गया, ये इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चला गया। जाना भाई, चले जा। हाँ, ये चला गया। तो उसके पीछे ये क्या छोड़ दिया? सर अपने पीछे ये होल्स छोड़ के चला गया। तो अभी अभी आप देखिए यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 होल है। तो ये जो प्रोसेस है ये जनरेशन कहलाता है। तो जनरेशन में हमको हमेशा एक इलेक्ट्रॉन होल का पेयर मिलता है। तो इसके लिए हमको क्या जरूरत पड़ती है? एनर्जी। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ जनरेशन। इसको मैंने बॉन्ड डायग्राम में भी समझाया, बैंड डायग्राम में भी समझाया। अब हम लोग देखते हैं कि इसका उल्टा रिकॉम्बिनेशन क्या होता है। हालांकि हम लोगों ने जो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाया वो जनरेशन से नहीं बढ़ाया, ये डोपिंग से बढ़ाया। जैसे यहां पे हम लोग एक एन टाइप की सेमीकंडक्टर की बात किए, इंट्रिंसिक की बात किए पी टाइप की सेमीकंडक्टर, तो यहां पे होस जो है वो जनरेशन से नहीं बढ़ा है, ये डोपिंग से बढ़ा है। ठीक है, तो यहां पे पी जो है वो डोपिंग से बढ़ा है। किसकी डोपिंग की है? हम लोग एक्सेप्टर एटम्स की डोपिंग की है। उससे जो है वो आपका पी का कंसंट्रेशन बढ़ा है, जनरेशन से नहीं बढ़ा है। ठीक है, तो ये कम किस लिए हुआ है? ये रिकॉम्बिनेशन से कम हुआ है। यहां पे जनरेशन का कोई हाथ नहीं है, ये जो है ये रिकॉम्बिनेशन से कम हुआ है। तो इस रिकॉम्बिनेशन को समझाने के लिए मुझे जनरेशन को समझाना पड़ा, क्योंकि जनरेशन और रिकॉम्बिनेशन एक दूसरे के सगे भाई है। सिमिलरली अगर एक एन टाइप की सेमीकंडक्टर की भी बात करें, तो एन टाइप के सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन डोपिंग से बढ़ता है। अब मेन बात ये रिकॉम्बिनेशन मुझे समझाना था, इसलिए मैंने आपको जनरेशन समझाया। तो रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है ये हम लोग देखते हैं। रिकॉम्बिनेशन में ऐसा होता है कि हमारे पास ऑलरेडी इसी इसमें समझाते हैं, फिर से बनाने से टाइम वेस्ट होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये वापिस इसी होल में आ जाता है। तो इस केस में क्या हुआ? इस केस में हमारे पास जो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स था वो गायब हो गया, मतलब एन जो है वो खत्म हो गया, और यहां पे जो होल्स था वो पी भी खत्म हो गया।
इसका मतलब है रिकॉम्बिनेशन से हमारा इलेक्ट्रॉन होल का पेयर खत्म हो जाता है। देखिए आपने जनरेशन में क्या लिखा है, एक इलेक्ट्रॉन एक होल का जो है वो जनरेट होता है, तो रिकॉम्बिनेशन उसका उल्टा है। रिकॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रॉन होल पेयर का, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर जो है ये खत्म हो जाता है, तो ये लॉस्ट या फिर खत्म हो जाता है। और जब भी रिकॉम्बिनेशन होता है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर से इधर आ गया, रिकॉम्बिनेशन का मतलब यही है ना कि इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर खत्म हो गया, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर आ गया, तो ये अपनी एनर्जी को लूज किया, ये एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, ये एनर्जी जो है ये रिलीज होती है, इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ, इसमें एनर्जी जो है वो रिलीज हुआ, क्योंकि हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी आपका इलेक्ट्रॉन्स आया। तो अगर आप रिकॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो यहां पे एनर्जी जो है रिलीज होती है, बाहर निकलती है। तो ये एनर्जी या तो हीट के फॉर्म में निकलती है या तो लाइट के फॉर्म में निकलती है। यही बाद में जाके एलईडी भी बनता है। आपके घर में जो चिक 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 दिवाली में जलता है ना, वो रिकॉम्बिनेशन की वजह से जलता है, लेकिन वो डायोड में होता है। आगे बढ़ के हम लोग डायोड में भी रिकॉम्बिनेशन देखेंगे। तो रिकॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रॉन होल पेयर को खो देते हैं, तो रिकॉम्बिनेशन से में हमेशा इलेक्ट्रॉन जो है वो होल में जाके घुस जाता है, जिससे इसका मतलब सिंपल यही है, वेकेंट एनर्जी स्टेट में आके बैठ जाता है। तो इसका मतलब सिंपल यही है कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर दोनों खत्म हो जाते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन एक होल का पेयर लॉस्ट हो जाता है। तो जैसे जनरेशन के लिए हमको एनर्जी की जरूरत है, तो रिकॉम्बिनेशन के लिए किसकी जरूरत है? तो मेरे को देखो, मैंने बिलियर्ड्स टेबल में रिकॉम्बिनेशन करवाया था, बॉल्स को पॉकेट में ज्यादा डाला था, तो किस चीज की जरूरत पड़ी बताइए? तो आपको बताना है, ये क्वेश्चन गोज टू यू, कि रिकॉम्बिनेशन के लिए मुझे क्या जरूरत पड़ेगा। अगर मैं रिकॉम्बिनेशन करवाना चाहता हूं तो ये किस पे डिपेंड करेगा? जैसे जनरेशन जो है वो टेम्परेचर पे या फिर एनर्जी पे डिपेंड करता है, तो ये क्वेश्चन मार्क आपको जाता है। तो कुछ लोगों ने बोला होल्स पे डिपेंड करेगा। रमनदीप, डोपिंग पे डिपेंड करेगा? डोपिंग पे डिपेंड करेगा? नहीं। देखो, बिलियर्ड्स टेबल में मैंने दो चीज किया था। जब मैंने बॉल्स को बढ़ाया तो ये बॉल्स पॉकेट में चले गए, जब मैं पॉकेट को बढ़ाया तो तब भी बॉल्स पॉकेट में चले गए। तो यहां पे कुछ नहीं, यहां पे अगर आप इलेक्ट्रॉन्स या फिर होल्स को, दोनों में से किसी को भी, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को, एंड नहीं और होल्स, तो ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया तो भी रिकॉम्बिनेशन बढ़ जाता है, जैसे मैंने यहां पे बॉल्स बढ़ाए और पॉकेट्स उतने ही रखे थे तो भी बॉल्स पॉकेट में चले गए थे। तो सिर्फ और सिर्फ एन की वैल्यू को बढ़ाओगे तो भी रिकॉम्बिनेशन होना चालू हो जाएगा, और सिर्फ पी को बढ़ाओगे तो भी रिकॉम्बिनेशन होना चालू पड़ जाएगा। और एनपी को दोनों को बढ़ा दिए तो भयानक रिकॉम्बिनेशन। सर मैं होल्स को भी बढ़ा दिया, पॉकेट को भी बढ़ा दिया, सामने वाला प्लेयर गधा था, वो कुछ नहीं समझ पाया, और एक गजब रिकॉम्बिनेशन, फटाफट सारे बॉल्स जो है वो पॉकेट में घुस जाएंगे। तो रिकॉम्बिनेशन के लिए आपको इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों की जरूरत पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए, होल्स मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, रिकॉम्बिनेशन ताबड़तोड़ चलेगा, ताबड़तोड़ बिरयानी की तरह। तो यहां पे यही हुआ था। यहां पे डोपिंग के थ्रू हम लोग किसी भी सोर्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स होल्स बढ़ा सकते हैं। तो मैंने डोपिंग के थ्रू होल्स को बढ़ाया तो क्या हो गया सर? इलेक्ट्रॉन्स कम हो गया, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन कम हो गया। तो होल्स बढ़ा बहुत ज्यादा, तो होल्स भी कम होंगे रिकॉम्बिनेशन में, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, ऐसा हम लोग लेते हैं, तो अल्टीमेटली ये ni² के बराबर हो जाता है। उसी प्रकार एन टाइप के सेमीकंडक्टर में
एन टाइप के सेमीकंडक्टर में आप एन की वैल्यू को बढ़ाओगे तो पी की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन हो जाता है और वापिस से एन आई स्क्वायर के बराबर हो जाता है। वापिस से एन आई स्क्वायर के बराबर हो जाता है। ये है आपका मास एक्शन लॉ, ये है आपका मास एक्शन लॉ। तो किसी चीज का क्वांटिटी बढ़ा, वो किसके लिए बढ़ा? वो डोपिंग से बढ़ा। लेकिन दूसरा वाला क्वांटिटी कम हुआ, वो किस लिए हुआ? वो रिकॉम्बिनेशन की वजह से कम हुआ। ठीक है, तो यहां पे ये जो एन आई स्क्वायर है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, डेट इज ए नॉट टी क्यूब ई टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ ई जी अपन के टी। इसको मैं प्रूफ करवाऊंगा, इसको मैं प्रूफ करवाऊंगा, लेकिन समय आने पे, जब आप फर्मी लेवल पढ़ लोगे तब प्रूफ करवाऊंगा। ठीक है, समय आने पे करवाऊंगा। अभी के लिए आपके पास ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के बारे में कुछ कहानी मैं बता देता हूं। ए नॉट जो है वो आपका कांस्टेंट होता है और ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है, ये टेम्परेचर पे नहीं डिपेंड करता। इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ये क्वांटिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि इस क्वांटिटी में जो टेम्परेचर था उसको हम लोगों ने बाहर निकाल दिया। तो T जो है ये आपका टेम्परेचर है और ये केल्विन के ऑर्डर में लिखा जाता है। Eg जो है वो आपका एनर्जी गैप है, ये क्या है? ये एनर्जी गैप है। और K जो है ये आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। क्या है ये? बोल्ट्जमैन का कांस्टेंट है। और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आप जानते हैं ये कितना होता है? ये 1.381 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 31 kg, सॉरी ये क्या लिख दिया, 1.381 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 23 जूल्स पर केल्विन, या फिर 8.620 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन। ये आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू होती है। तो जो एन आई स्क्वायर लिखा गया है वो एक क्वांटिटी है जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड है। आपने लिखा ना एन पी इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर, और आपने बोला कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये थर्मल इक्विलिब्रियम में। ये क्यों लिखा जाता है? क्योंकि एन आई स्क्वायर जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, इसलिए कांस्टेंट टेम्परेचर में एन आई स्क्वायर की वैल्यू भी कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, एन आई स्क्वायर जो है वो एक टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, इसलिए हम लोग को ये थर्मल इक्विलिब्रियम लिखना पड़ा, क्योंकि एक कांस्टेंट टेम्परेचर में एन आई स्क्वायर की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। तो यहां पे यही लिखा गया है, देखिए। ठीक है, मास एक्शन लॉ में एट थर्मल इक्विलिब्रियम द प्रोडक्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स कंसंट्रेशन इन ए सेमीकंडक्टर इज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट इसलिए लिखा गया है। सो आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर में एन आई स्क्वायर की वैल्यू कांस्टेंट होती है। अगर आप टेम्परेचर की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, अगर आप टेम्परेचर की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो एन आई स्क्वायर की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है। तो इससे हमको एक कंक्लूजन भी मिल गया, क्या? कि हम जिस इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन की बात करते हैं वो एन आई है। ये एन आई जो है एक टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, मतलब इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन जो है ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इसीलिए तो आपका 300 केल्विन में Ni की वैल्यू जो है, 300 केल्विन में Ni की वैल्यू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 10 पर सेंटीमीटर क्यूब हो जा रहा था, और वहीं 0 केल्विन में आपका Ni का वैल्यू जो है वो 0 था, क्योंकि T की वैल्यू 0 हो गई। फॉर्मूला क्या है? 0 केल्विन हो या फिर इसकी क्या है, ये Ni स्क्वायर जो है ए नॉट टी क्यूब ई टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ ई जी अपन के टी है, ये ऐसा है। तो अगर टेम्परेचर की वैल्यू 0 है तो Ni की वैल्यू 0 है, देखिए। और वहीं टेम्परेचर की वैल्यू 300 केल्विन लगाएंगे और इन सब को प्रोडक्ट करेंगे तो आपको इतनी वैल्यू मिलेगी।
ठीक है, तो अब आप पहुंच गए हैं वहां पे जहां पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फटाफट से 15-20 क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो आज कितना तारीख है? 23, 24, 25 या 26 में फर्स्ट यूनिट खत्म करना है। वो आपके सपोर्ट से हो पाएगा। यहां तक मैंने बता दिया आपको। कल एक और क्लास है 4 घंटे की, जहां पे हम लोग फर्मी लेवल भी पढ़ लेंगे। कल की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम कल की क्लास में क्वेश्चंस भी करने वाले हैं और नया कंसेप्ट जो कि फर्मी लेवल का है वो भी हम लोग कल स्टार्ट कर देंगे।